गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग चर्चा इस समय कर रहे हैं उपनिवेशीकरण पे, है ना। और आप सभी को ध्यान होगा कि हम लोग उपनिवेशीकरण का कल एक शुरुआती परिचय तो ले चुके हैं। इसको ऐसे देखा जाता है कि कुछ विकसित देशों का, साम्राज्यवादी देशों का, पूंजीवादी देशों का, पश्चिमी देशों का, ये सब पैरेलल, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, ये सब एक जैसे नाम चलते हैं। ठीक है, ये सब एक जैसे नाम चलते हैं। इनका वर्चस्व दुनिया में बना हुआ है पिछले 3-4 सदियों से। वर्चस्व का तरीका इनका बदलता गया। शुरुआती दौर में डायरेक्ट वर्चस्व क्यों? व्यापारिक फायदे के लिए। सेकेंड फेज में डायरेक्ट वर्चस्व क्यों? तो औद्योगिक फायदे के लिए। थर्ड फेज में फिर वर्चस्व जो उनका होगा, फिर वही बाजार, उद्योग, वित्तीय, प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होगा। और चौथे फेज में भी हम देख रहे हैं, जो डाटा उपनिवेशवाद की बात हो रही है। जैसे हमने औद्योगिकरण के बदलते हुए स्वरूप के बारे में, हम वो फेज की तो वहां भी बात कर रहे हैं औद्योगिकरण की, और बाद वाली चीजें आप ऑटोमेटिक एक जनरल स्टडीज और समझ वाली बात होती है कि ध्यान हमें रखना होता है पढ़ने के दौरान। ऐसे ही उपनिवेशीकरण में भी हमें ये ध्यान रखना होता है कि ये प्रोसेस, ठीक है, मतलब अलग अलग फेजेस में नेचर बदल के चल रहा है, ये जारी है अभी भी। ठीक। तो शब्दों से परिचय हो गया था, साम्राज्यवाद क्या है, उपनिवेशवाद क्या है। दोनों को हम पैरेलल यूज करते हैं, लेकिन इतिहास की किताबों में पहले वाले फेज को पुराना साम्राज्यवाद, साम्राज्यवादी नहीं, पश्चिम यूरोप के नजरिए से, भाई उन लोगों ने ताकत, माइट का प्रदर्शन किया, शक्ति का प्रदर्शन किया। तो किताबों में, सवालों में पुराना साम्राज्यवाद और नया साम्राज्यवाद, दो शब्द खूब चलते हैं किताबों में। ठीक, तो हमने भी उसी शब्द का इस्तेमाल किया जो इतिहास के किताबों में। पुराना उपनिवेशवाद, नया उपनिवेशवाद कह सकते हैं, बट नया उपनिवेशवाद शब्द ज्यादा चलता है 1945 के बाद की दुनिया के लिए। जब हम साम्राज्यवाद को उपनिवेशवाद कह सकते हैं, तो पुराना साम्राज्यवाद को पुराना उपनिवेशवाद कह सकते हैं, और नया साम्राज्यवाद को नया उपनिवेशवाद कह सकते हैं। यूपीएससी भी ऑप्शनल में जब प्रश्न पूछती रही है, उसमें नया साम्राज्यवाद करके प्रश्न पूछी है कई बार, 1870 से 1914 के बीच की घटनाओं को। ठीक, उसको न्यू इंपेरियलिज्म करके क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये वाली अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी पड़ेगी कि इसको ऐसे देखना है, पढ़ना है। जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। ऐसे हम किसी भी साम्राज्यवाद को उपनिवेशवाद कह सकते हैं, तो कोई समस्या नहीं है। नंबर एक। अब किताबों के हिसाब से चलें तो पहले वाले को पुराना साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का पहला चरण भी कह सकते हैं उसे। दूसरे वाले को लेकिन नया साम्राज्यवादी कहा गया, नया उपनिवेशवाद नहीं कहा गया किताबों में। कहने में कोई बुराई नहीं है टेक्निकली, किताबों में जो शब्द यूज किया गया उसको ही लेके चले हम। कालखंड बेसिकली ध्यान रखेंगे ना, वो नया उपनिवेशवाद कह के भी पूछेगा तो कालखंड लगा देगा उसमें। पूछने वाले को भी पता है कि शब्दों के प्रयोग को लेकर कंफ्यूजन चलता रहता है। कालखंड लगा देने से क्लैरिटी हो जाती है कि हम क्या पूछना चाह रहे हैं आपसे। यूपीएससी में ऑप्शनल में जब भी सवाल पूछे गए तो वहां कालखंड लगा दिया जाता है टर्म के साथ साथ। सुन पा रहे ना सभी लोग? जब जब क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें कालखंड लगा दिया जाता है। कंफ्यूजन मत रखना कि तुम इसी काल की बात करनी है। ठीक, इसलिए बट स्टिल आप मेंटली ओपन रहिएगा मानसिक तौर पे कि ठीक है, इसको भी हम कह सकते हैं। तो चार बातें तुमने कल लिखवाई दी थी। अब नया उपनिवेशवाद शब्द जो यूज किया जाता है सबसे ज्यादा, जब उपनिवेशों को स्वतंत्रता मिलनी शुरू हो गई। सबसे ज्यादा उपनिवेशों को आजादी मिली है 1945 से 1975 या 1980 के बीच। 1980 में जिम्बाब्वे स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, 45 से 75 या 80 के बीच बहुत ज्यादा उपनिवेशों को आजादी मिली है ना। इस पूरे फेज को इतिहास में डीकोलोनाइजेशन कहा जाता है, वी उपनिवेशीकरण का फेज चरण। सिलेबस में लिखा हुआ आप देखोगे, उपनिवेशीकरण और वी उपनिवेशीकरण, है ना। सिलेबस आपको याद होगा, हमने लिखवाया था आपको, उपनिवेशीकरण और वी उपनिवेशीकरण। ठीक है, ये जो फेज दिखा रहता है, उपनिवेशीकरण और वी, तो इस पूरे फेज को अब साम्राज्यवादी देशों को भगाया गया राष्ट्रीय आंदोलन के दम पे। बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, चीन, इंडोनेशिया, भारत, जहां जहां इवन अफ्रीका से भी भगाया जाना शुरू हुआ। ठीक है, ये घटना चलने लगी।
उनको भगा देने की, जैसे मान लो हमने देखा भाई अंग्रेजों को यहाँ से भगाया राष्ट्रीय आंदोलन के नाम पे, ठीक है, सत्ता अब हमारे हाथों में आ गई, बट उनकी बहुत सारी कंपनियां काम कर रही थी, मजबूरी थी कि वो काम करें, उनसे पैसे की ज़रूरत थी, उनसे तकनीक की ज़रूरत थी, तो वो उनकी शर्तों को मानना हमारी मजबूरी थी। हम कैसे डेवलपमेंट करेंगे? उनकी मदद चाहिए हमें, जिनसे मदद चाहिए वो अपनी शर्त लगाएंगे। अच्छा, वर्ल्ड बैंक कौन चला रहा था? चुनिंदा देश ही चलाते थे। उससे कोई मदद चाहिए तो फिर हमें उनके पास ही जाना पड़ेगा। आईएमएफ की कुछ शर्तें होंगी तो फिर उसको भी रन कौन करा रहा है, उसकी पॉलिसी फिर यही विकसित देश तय कर रहे हैं। कोई समस्या यूएन में लेके जाएंगे तो वहां कौन तय कर रहा है? तो यही 5 देश तय कर रहे हैं। चाइना को छोड़ दो, चाइना तो बहुत बाद में उसे एंट्री मिलेगी 70 के दशक में, जब अमेरिका जो है साम्यवादी चीन को मान लेगा, हाँ तुम ही चीन हो। चाइना को दे दिया गया था, बट चाइना तो खुद ही मेंबर नहीं था, मार्क्सवादी चाइना, ठीक है, तो उसका तो रोल ही नहीं था। अब चारों यूरोपियन देश रह गए, मतलब ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और रूस। तो यूएन कौन चला रहा है? वही चला रहा है। उन लोगों ने क्या किया, नाटो बना लिया, जिसको जिसको धमकाना शुरू किया, आज भी धमकाते हैं। तो डायरेक्ट शासन का दौर चला गया, यूएन के माध्यम से, नाटो के माध्यम से, आईएमएफ के माध्यम से, वर्ल्ड बैंक के माध्यम से, कंपनियों के माध्यम से, पैसे के दम पे, तकनीक के दम पे, किसी न किसी रूप में उनका वर्चस्व। तो राजनीतिक नियंत्रण उस तरह का नहीं, लेकिन स्वतंत्र देशों के, या जो गरीब देश थे, या उनको तृतीय विश्व भी कहा गया है, थर्ड वर्ल्ड भी कहा गया है, ये सभी कॉन्सेप्ट चर्चा हो जाएगी अभी आगे चल के। फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, है ना। तृतीय विश्व के देशों को, ठीक है, उनकी आर्थिक नीतियों को इन्होंने खूब प्रभावित, ठीक, इस वाले 45 से समझ लो एक तरह से आगे की दुनिया को, 80, 90, 91 की दुनिया को, ठीक है, मोटे तौर पे नौ उपनिवेशवाद का फेज भी कहा जाता है। ये कोल्ड वार का भी फेज है, कोल्ड वार का अलग कॉन्टेक्स्ट है, नौ उपनिवेशवाद, ठीक, ऐसे करके इसको नौ उपनिवेशवाद का फेज भी, आगे तक भी इसका कोई कालखंड ऐसा है। जब ये सब, अब ये इंटरनेट और गूगल और ये सब का ज़माना जब आया है, और ठीक है, और जो विकसित देश हैं आप देखोगे जो टेक्नोलॉजी में खूब आगे चले गए हैं, रोबोट हो या एआई हो, है ना, सब खूब तेज़ी से काम कर रहे हैं। स्पेस तो चलो हम लोग भी ठीक ठाक हैं। ये जो हाई एंड टेक्निक की जो बात की जाती है उसके बाद, और डाटा की बात की जाती है, तब होता है कि भाई फिर एक बार जीपीएस भी है तो भाई वही गाइड करते हैं, मतलब जीपीएस का सिस्टम भी है ना। फिर एक बार हुआ कि भाई उनका ही सिस्टम तो चल रहा है पूरी दुनिया में आज के लिए। यदि वो ठप करने पे आ जाए तो किसी देश की व्यवस्था को तुरंत ठप कर देंगे। हमसे ज़्यादा तो मोबाइल को यूज ही नहीं करता है अब आज के डेट में दुनिया में। भारत से ज़्यादा स्मार्टफोन कहीं यूज नहीं होता है, इतनी आबादी है ही नहीं किसी की। हाँ, तो बस आप समझ लो कि कोई ऐसा है ही नहीं जो स्मार्टफोन यूज ना करता। तो पूरा सिस्टम जो है ठप पड़ सकता है। तो तब इस सेंस में कहा जाता है कि आज भी देखो उन्हीं देशों की कंपनियों का कहीं ना कहीं वर्चस्व। कभी आप थोड़ा आयर वगैरह पढ़ोगे, देखोगे आप कैसे, ठीक है, इन कंपनियों को लेकर रूस और अमेरिका वगैरह में भी टकराव, ब्रिटेन में भी टकराव बढ़ा है इंटरफेरेंस को लेकर। जब आप आयर वाली क्लास में आओगे तो वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है, वर्चस्व बना के चल रहे हैं वो लोग अपना आज भी। ठीक है, नाभिकीय मामले में देखें आप, उन्होंने एक नियम बना रखा था, नहीं, इन 5 देशों को ही नाभिकीय बम क्षमता से संपन्न माना जाएगा, बाकी को बम बनाने का अधिकार। हमने भी फोड़ा, पाकिस्तान को भी फोड़वाया लगे हाथ। कहा जाता है कि ईरान के पास भी क्षमता है, इसराइल के पास भी है, नॉर्थ कोरिया के पास भी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, इन सब देशों के पास भी। तो ये भी क्या था, वर्चस्व की ही कहानी है नए तरह की, संस्थाओं के माध्यम से इस तरह के। तो वर्चस्व का स्वरूप बदलता है, बस ये बात अच्छे से दिमाग में रखिएगा। कुछ और नहीं करना, अब अखबार पढ़ते रहिएगा, अपने आप सब एक समय के बाद सारी बातें बैठते चले जाएंगे। इतनी बात बस आपको ध्यान में रखनी है, वर्चस्व का स्वरूप। कल सबसे जरूरी था पहले वो परिचय देना। शब्दों की बात हो गई तो नौ उपनिवेशवाद। अच्छा, उपनिवेशवाद का इतिहास हम लोग खुद ही हैं, भारत है। अंग्रेजों ने भारत पे प्रत्यक्ष नियंत्रण भी रखा और अप्रत्यक्ष नियंत्रण। और हमने क्या देखा, शोषण के लिए अंग्रेजों ने यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था में, यहाँ के सामाजिक सिस्टम में, यहाँ के सांस्कृतिक सिस्टम में, सब में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया। साम्राज्यवाद में जरूरी नहीं कि वो हस्तक्षेप किया जाए, बट उपनिवेशवाद में कई बार पैसे के लिए वो हस्तक्षेप। भारत का एग्जाम्पल लेंगे तो हम क्या देखेंगे, भारत के उदाहरण में हम
शिक्षा को पूरा बदल दिया अपने फायदे के लिए, है ना। आप देखेंगे शिक्षा पद्धति में पूरा चेंज आ गया। धर्म को लेकर के देखिए आप यहाँ पे कैसे ईसाई धर्म को प्रमोट किया जाता था उससे। तो आर्थिक था, उसके साथ साथ अंग्रेजों ने क्या किया, राजनीति में बदलाव, समाज में बदलाव, संस्कृति में बदलाव, ताकि उनका आर्थिक फायदा जो है लंबे समय तक बना रहा है, या चले भी जाते तो उनका वर्चस्व तो है ही, जिसको हम लोग मानसिकता कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन वगैरह की बातें हो गई थी। अब पहला फेज में ज़्यादा कुछ है नहीं। उपनिवेशवाद का जो पहला फेज है 16वीं से 18वीं सदी, फिर भी कुछ बातें लिखेंगे उसमें हम। सिलेबस का वो डायरेक्ट पार्ट नहीं बनता, 18वीं सदी से पहले की घटना हो जाती है। आपको याद होगा भौगोलिक खोज का जब हमने परिणाम लिखवाया था, तो हमने लिखवाया था उपनिवेशवाद, उसी की बात करने वाले हैं। लेकिन दूसरा उपनिवेशवाद हम समझ ही नहीं पाएंगे जब तक हम पहला नहीं समझेंगे। कड़ी है बेसिकली, ये एकदम नेसेसरी है। 2-3 पेज लिखना होगा आपको, लिखिए आप। देखिए, साम्राज्यवाद का प्रथम चरण। साम्राज्यवाद का प्रथम चरण। साम्राज्यवाद का प्रथम चरण 16वीं से 18वीं सदी। कारण, नियंत्रण, व्यापार व शोषण की प्रकृति। 3 हिस्सों में बांटकर इसे देखेंगे हम। कारण, नियंत्रण तथा व्यापार एवं शोषण की प्रकृति। ठीक है, कारण लिख लें आप। कारण में लिखें आप कि पहले चरण में भौगोलिक खोजों के साथ पहले चरण में भौगोलिक खोजों के साथ पश्चिमी यूरोपीय देशों ने पश्चिमी यूरोपीय देशों ने यूरोपीय देशों ने उपनिवेशों निवेशों की स्थापना प्रारंभ की। निवेशों की स्थापना प्रारंभ की। ठीक है, इनमें पुर्तगाल, स्पेन, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड, एवं ब्रिटेन ब्रिटेन प्रमुख देश थे। ब्रिटेन प्रमुख देश थे, प्रमुख राष्ट्र थे। ठीक? अगला पॉइंट लिखें आप। इसी में उपनिवेशों की स्थापना का एक प्रमुख कारण था। उपनिवेशों की स्थापना का एक प्रमुख कारण था उपनिवेशों की स्थापना का एक प्रमुख कारण था व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर एकाधिकार स्थापित कर अधिक से अधिक मुनाफा अधिक से अधिक मुनाफा अर्जित करना। अधिक से अधिक मुनाफा अर्जित करना। ठीक है, ये बात हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। क्यों उपनिवेश बनाए जाने, तो व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर अधिक से अधिक मुनाफा अर्जित कर। इसी में लिखा अगला पॉइंट। देखिए, इस चरण में उपनिवेशवाद के लिए वाणिज्यवादी विचारधारा की भी भूमिका थी। इस चरण में उपनिवेशवाद के लिए वाणिज्यवादी विचारधारा की भी भूमिका थी।
इस चरण में उपनिवेशवाद के लिए वाणिज्यवादी विचारधारा की भी भूमिका थी। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत अनुकूल व्यापार संतुलन पर बल दिया गया। के अंतर्गत अनुकूल व्यापार संतुलन पर बल दिया गया। अनुकूल व्यापार संतुलन पर बल दिया गया और इसके लिए उपनिवेशों की स्थापना को आवश्यक माना गया। इसके लिए उपनिवेशों की स्थापना को आवश्यक माना गया। उपनिवेशों की स्थापना को आवश्यक माना गया। ठीक है, भौगोलिक खोज के परिणाम में मैं इस पॉइंट को भी लिखा चुका हूं। अभी तक तीनों में कोई नई बात नहीं बताई है मैंने। ठीक, बस टॉपिक करके उसी पॉइंट को टॉपिक का कारण बना दिया है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें। लिखें, एशिया, अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका एवं अमेरिकी महादेशों के तकनीकी पिछड़ापन ब्रैकेट में कर लेंगे, मुख्यतः हथियार एवं नौसेना। मुख्यतः हथियार एवं नौसेना। तकनीकी पिछड़ापन, ठीक, देशों के तकनीकी पिछड़ापन एवं अपेक्षाकृत कमजोर राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठाया। कमजोर राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठाया। ठीक है, देखो एशिया में तो उतना इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन अमेरिका में और अफ्रीका में एकदम से कमज़ोर व्यवस्था थी, तो उसका लाभ इन देशों ने उठाया। और ये हथियार और नौसेना के मामले में इनकी तुलना में उन्नत थे, तो डर गए। तो आखिर उपनिवेश क्यों पहले चरण में? ठीक, व्यापारिक कारणों से 1, वाणिज्यवादी कारणों से 2, तकनीकी पिछड़ापन के कारण 3, कमजोर राजनीतिक परिस्थितियों के कारण 4, उपनिवेशों की स्थापना क्यों हो रही है। ऐसे और भी कुछ कुछ बातें हैं। पश्चिम यूरोप में राज्य और व्यापारियों के बीच में गठजोड़, बट बहुत काम का नहीं है। मैं कारणों को बढ़ाता जाऊं, इसमें 3-4 कारण ऐसे और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, मेन तो वही 2 था, व्यापार और वाणिज्यवाद, जो मैंने आपको बता दिया है ना। बाकी 2 तो सहयोगी कारण है, हमने जो लिखा। तो पहले चरण में उपनिवेशों की स्थापना क्यों की गई और किसने की, दोनों बात हमने यहाँ पे आपको, अब कहाँ कहाँ स्थापित किया इन लोगों ने, साम्राज्यवादी शक्तियों का नियंत्रण कहाँ कहाँ था। ठीक, तो मेनली जो इनका नियंत्रण था ना, वो अमेरिका पे था। प्रमुख नियंत्रण कहाँ था इनका? नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल, ये जो आप देखोगे, ये जो ये वाला इलाका आ जाता है अमेरिका का, है ना, छोटे छोटे राष्ट्र हैं। और फिर साउथ अमेरिका, यहाँ पे आपका जैसे पनामा है ना, निकारागुआ है, अल सल्वाडोर है, बेलीजे है, इधर वेस्ट इंडीज़ वाले सब आइलैंड चले आते हैं, है ना, बहमास वगैरह सब जितने भी हैं। तो इन सब, मैक्सिको है, क्यूबा है, ठीक है, इन सब देशों पर, साउथ अफ्रीका के जितने भी देश हैं आपके, देखोगे आप, ब्राज़ील हो गया आपका, है ना, कोलंबिया हो गया आपका, है ना, वेनेजुएला हो गया आपका, पेरू है, चिली है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है, उरुग्वे है। मैं उम्मीद करता हूं कि नाम आप सब लोग देख रहे होंगे। ठीक है, सिंपली नाम पढ़ते रहना है, या आज फिर एक बार बोल रहा हूं, जाके देखिएगा कहाँ पे कौन सा देश है। ऐसा नहीं होगा कि 1-2 बार देखेंगे याद हो जाएगा, वो देखते रहेंगे आप, एक समय ऐसा आएगा दिमाग में बैठ जाएगा एकदम, और ये जीवन भर काम आने वाला, इसका आईएएस से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि केवल आईएएस बनने के लिए पढ़ना, ये जीवन भर ज्योग्राफी के इस सब चीज़ों का ज्ञान, जीवन भर इंडिया के ज्योग्राफी के बारे में आप समझें, आप
किसी भी स्टेट की बात हो रही है, अचानक से बात हो रही है बेलगांव की, तो पता होना चाहिए बेलगांव किधर है। कर्नाटक में तो है ही, किधर है कर्नाटक में, अब मैं अगला स्टेज कह रहा हूँ। तो थोड़ा उसमें सब नहीं याद रहेगा, बट जो चर्चा में बस देखते रहेंगे ना, धीरे धीरे आपको आइडिया लग जाएगा, अच्छा तमिलनाडु में ये इधर था, केरल में ये इधर है, राजस्थान में ये इधर है। जो लोग जहाँ के हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ का ज्योग्राफी बहुत अच्छे से जान ही रहे हैं। अभी पूछ लिया जाए कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो आपके नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है डिस्ट्रिक्ट में। आधे लोग नहीं बता पाएंगे। नाम उन्हें पता होगा, क्योंकि मैप नहीं देखते हैं वो। नाम पता होगा कि आसपास कौन कौन डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। बट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करके, अच्छा अधिकारी बनने के साथ सबसे पहले आपकी मैप पे ट्रेनिंग शुरू होती है। वहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट कौन से एरिया है, किससे किससे बॉर्डर लग रहा है, कौन को, सब कुछ मैप पे चलना शुरू होता है, सारा खेल, ठीक है। सब काम ही आपको मैप के थ्रू करना है, फिर कुछ नहीं करना है, बस ऐसे देखते रहना है। अब दूसरा लिखना है आपको, किसका साम्राज्यवादी शक्तियों का नियंत्रण कहाँ था, है ना, लिखें आप जरा इसमें। देखिए आप, अमेरिकी महादेश कर लीजिएगा, पॉइंट है अमेरिकी महादेश, यहाँ कर लीजिए आप नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और इसमें लिख लें आप कि अमेरिका एवं कनाडा पर मुख्यतः ब्रिटेन का नियंत्रण। अमेरिका एवं कनाडा पर मुख्यतः ब्रिटेन का नियंत्रण। अमेरिका एवं कनाडा पर मुख्यतः ब्रिटेन का नियंत्रण। मेनली ब्रिटेन का नियंत्रण। कि अमेरिका कैसे आज़ाद हुआ, इसकी तो बात हमने ऑलरेडी कर ही ली है। पहले फेज में किसका कहाँ नियंत्रण है, तो अमेरिका और कनाडा पर मुख्यतः ब्रिटेन का नियंत्रण। इसी में दूसरा पॉइंट लिखें, अमेरिका एवं कनाडा के कुछ हिस्सों पर हॉलैंड एवं फ्रांस का भी नियंत्रण था। कुछ हिस्सों पर हॉलैंड एवं फ्रांस का भी नियंत्रण था। ठीक है? कुछ हिस्सों पर हॉलैंड एवं फ्रांस का भी नियंत्रण था। ठीक है? अमेरिका के भी कुछ हिस्सों पे था, और कनाडा पे तो फ्रांस का ज़्यादा नियंत्रण था। सप्तवर्षीय युद्ध में अंग्रेजों ने कनाडा से फ्रांसीसियों को बाहर धकेला था। न्यूयॉर्क हॉलैंड के पास था, मजबूरन उसे अंग्रेजों को बेचना पड़ा था या देना पड़ा था, जो भी। न्यूयॉर्क का इलाका था हॉलैंड के पास, तो उत्तर अमेरिका में बैठे हुए हैं ना। अगला पॉइंट लिखें आप, दक्षिण अमेरिका के अधिकांशतः राष्ट्रों पर स्पेन का नियंत्रण। दक्षिण अमेरिका के अधिकांशतः राष्ट्रों पर स्पेन का नियंत्रण। अधिकांशतः राष्ट्रों पर स्पेन का नियंत्रण। इसे में लिख लें आप, जैसे वेनेजुएला, 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 कोलंबिया, बोलीविया, कोलंबिया, बोलीविया, वेनेजुएला, कोलंबिया, बोलीविया, देखिए चिली, पेरू, चिली, पेरू, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, कुछ बचा ही नहीं था इससे। अर्जेंटीना, मैक्सिको, क्यूबा, मैक्सिको, क्यूबा, पनामा, इत्यादि इत्यादि, अभी इतने राष्ट्र और हैं। ठीक है, सोच रहे हैं आप कैसे किस तरह से उसने कब्जा किया होगा।
ये सब देश स्पेन के पास थे पहले वाले फेज में। पहले वाले फेज में सब अमेरिका पे टूट पड़े हैं बेसिकली, दोनों अमेरिका पे। अफ्रीका और एशिया पे उतना फोकस नहीं था फोकस। पहले वाले फेज में अमेरिका पे ज्यादा फोकस था, दूसरे वाले फेज में अफ्रीका और एशिया पे फोकस ज्यादा होगा। ठीक, और ये सब टूटे नहीं बल्कि वहां बसने भी लग गए हैं, यूरोप से आकर के सब बसने भी लग गए हैं बहुत सारे। तो दक्षिण में जो सबसे बड़ी शक्ति कौन हो गया? स्पेन हो गया। देखो छोटे मोटे द्वीप या कोई इलाका बाकियों के पास भी होता था, ऐसा नहीं था कि सब, बट हम मेजर राष्ट्र में इसने कब्जा कर रखा है स्पेन। एक और लिखिए नेक्स्ट, ब्राजील पर पुर्तगाल का नियंत्रण। ब्राजील पर पुर्तगाल का नियंत्रण। ठीक है। तो उपनिवेशवाद जब हम टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें एक होता है कि कौन किसको कंट्रोल कर रहा है, इस बात की एक समझ। तो पहले फेज में मुख्यतः केवल अमेरिका की बात होती है, एशिया अफ्रीका का रेफरेंस आता है, इसलिए हमने अलग से अमेरिका की बात करी है ना। लिखिए आप अफ्रीका, अफ्रीका लिखें। पश्चिम यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों ने पश्चिम यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों ने अफ्रीका के तटवर्ती क्षेत्रों पर, अफ्रीका के तटवर्ती क्षेत्रों पर तटवर्ती क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया। स्थापित किया। लिखें, इन सभी शक्तियों के व्यापारिक केंद्र थे। इन सभी शक्तियों के व्यापारिक केंद्र थे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम लोग बात करें, मान लीजिए ये सपोज दैट आपका अफ्रीका का इलाका है, तो सबने कुछ व्यापार, जैसे किसी ने ऐसा सेंटर बना रखा है, अफ्रीका के ठीक ठाक इलाकों पे कब्जा नहीं है, अलग अलग पॉइंट्स इन लोगों ने बना रखे हैं अपने। ठीक है। और अफ्रीका को कोई बहुत नामकरण वैसा नहीं किया गया है। अफ्रीका को ये लोग कहते थे अंध, डार्क कॉन्टिनेंट, अंध महादेश, क्योंकि बहुत उसके बारे में जानकारी थी नहीं इनको, और इनका काम तटवर्ती इलाकों पे नियंत्रण से हो जाता था। इन लोगों ने अपना अपना नाम दे रखा था अपने अपने क्षेत्र का। तो उतनी चर्चा पहले फेज में, दूसरे फेज में पूरे अफ्रीका के काटने या बांटने की चर्चा होगी। तब हम विस्तार से भी बताएंगे आप अफ्रीका का बंटवारा कैसे हुआ, किसको क्या मिला है ना अभी। तो पहले फेज में बस आपको ये ध्यान रखना है, तटवर्ती इलाकों पे सभी साम्राज्यवादी, जो पांचों का नाम मैंने लिखा है आपको, सबके व्यापारिक केंद्र थे। और मेन क्या होता था, जो सबसे महत्वपूर्ण था इस फेज में, आपने सुना होगा, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच व्यापार। यहाँ से क्या आता था? यहाँ से बंदूक और शराब, इनके पास देने के लिए कुछ था नहीं, उसके बाद तकनीक है इनके पास देने के लिए। बंदूक और शराब यहाँ पे खूब एक्सपोर्ट होता था अफ्रीका में। कोई मुद्रा व्यवस्था तो थी नहीं। इन लोगों ने क्या किया, तटवर्ती इलाकों पे डरा धमका करके कब्जा कर लिया स्थानीय लोगों को, और वहीं स्थानीय कुछ लोगों को पहचान लेते थे। अब आप सोचोगे ये इंडिया में इंडिया की भाषा, अफ्रीका में अफ्रीका की भाषा, इतने सारे ट्राइबल अमेरिका में अमेरिका की भाषा, पूछने मात्र से आपको समझ में एक बात तो आएगी कि साहस कितना था इनके अंदर। और क्यों ऐसा कर, देखो वर्चस्व की जो ललक होती है ना, मतलब वर्चस्व कर सकते हैं हम, शक्ति का प्रदर्शन, वो एक अलग तरह का वो एक अलग तरीके का पागलपन होता है। जिसको इसकी आदत लग जाती है, गली मोहल्ले में भी वो कहाँ हार मानता है। ये तो पूरी दुनिया में शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं अपना। हर गली मोहल्ले में छुटभैया होते हैं ना, आप में से तो कोई नहीं था ना। छोटा वाला मत बनना, बनना तो ठीक वाला बनना है ना।
एक तो छोटे वाले को वैसे ही लोग मतलब कह लेते हैं, बड़े वाले को कोई नाम लेता है क्या डर से? क्लास में भी नाम नहीं लेता है डर से, हैं? खबर पहुंच गई तो बड़े वाले के पास फ़ोन आ जाएगा, देखिए। नहीं, फ़ोन बहुत आते रहते हैं आजकल। तो यहाँ से ये लोग भेजते थे और यहाँ क्या करते थे, स्थानीय लोगों को ट्रेंड करके दासों को खरीदते थे, लोगों को बदले में एक्सचेंज डरा के धमका के, और बहुत ही अमानवीय परिस्थितियों में जहाज़ों पे पैक करके, सबका व्यापारिक सेंटर है और सब अपने अपने उपनिवेशों में ले जाकर बेचते थे। स्पेन के व्यापारी आएंगे अपने केंद्र से खरीदेंगे और अपने अपने उपनिवेशों में ले जाकर, अमेरिकन व्यापारी अपने उपनिवेशों में, पुर्तगाली व्यापारी अपने उपनिवेशों में। तो ऐसा नहीं था कि अपने ही उपनिवेशों में, जिसके पास ज्यादा दास है दूसरे उपनिवेशों में भी खरीदार बहुत हैं। ब्रिटेन ने जो यहाँ पे खेती करवाई, तो किन से खेती करवाई? या तो स्थानीय लोगों से खेती करवाई, वो खेतीहर मजदूर के रूप में उनसे काम करवाता था और इनसे 24 घंटे काम करवाता था। साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, वर्जीनिया, ये जो चार उसके एग्रीकल्चरल स्टेट थे ब्रिटेन के 13 उपनिवेश में, तो इनको तो 24 घंटे इनसे ड्यूटी ली जाती थी। वैसे ही ब्राज़ील में बागानी खेती खूब पॉपुलर हुई, 24 घंटे वाली ड्यूटी। स्पेन ने खूब इन सब इलाकों में गन्ना की खेती, क्यूबा वगैरह तो मतलब गन्ना का मेजर हब है, ठीक है। स्पेन ने खूब खेती करवाया वहाँ पे, क्लाइमेट उसका वैसा है वहाँ का, ठीक है। तो और फिर क्या होता था, एक तो यहाँ बेच करके मुनाफा कमा लिया उन लोगों ने। अच्छा, दास व्यापार में ना राज्य का भी शेयर होता था। जैसे ब्रिटिश व्यापारी जो स्लेव ट्रेड करेंगे, उसमें वहाँ के राजघरानों ने भी पैसा लगाया हुआ है अपना, जो व्यापार होगा उसको भी एक हिस्सा, मतलब जो सभ्यता के पाठ पढ़ाते हैं आज दुनिया को, श्वेत व्यक्तियों पे बाहर की बात, दुनिया में कोई ऐसा असभ्य काम नहीं होगा जो उन्होंने ना किया हो। दुनिया में कोई ऐसा असभ्य काम नहीं होगा जो उन्होंने नहीं किया होगा, ठीक है। फिर आकर के दुनिया को कहते हैं हम सभ्य बनाने आए हैं। इससे घिनौना तो कोई काम ही नहीं हो सकता, दास व्यापार से घिनौना, ठीक है। आप मानव को मानव नहीं समझ रहे हैं, अमानवीय परिस्थितियों में ले जा रहे हैं, बेच रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उनका शोषण हो रहा है वहां पे। फिर अच्छा, उसके बाद क्या था, यहाँ प्रोडक्शन हो गया, जो टैक्स उनको वसूलना था उन्होंने यहाँ वसूल लिया। उसके बाद क्या होता था कि भाई आपको केवल हमारे ही जगह निर्यात, हम जहाँ कहेंगे वहाँ करना है आपको, ये कॉलोनी है ना। जैसे कपास, तंबाकू और गन्ना अमेरिका से केवल ब्रिटेन जाएगा, टैक्स अलग हो गया उसका। दास यहाँ है, सीमा शुल्क हो गया, कुछ उत्पाद शुल्क हो गया, टैक्स कलेक्शन कर लिया उन्होंने अपना, प्लस जो आपका प्रोडक्शन है वो आप हम ही को केवल भेजेंगे। ये था व्यापार एवं शोषण की प्रकृति पहले फेज में, अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप को लेकर दिखवाऊंगा आपको। अब जब एशिया वाले हिस्से में आते हैं और भारत की चर्चा होगी, या आप देखोगे यहाँ पे फारस की खाड़ी, ठीक है, नक्शे पे देखोगे वहाँ पे पहले पुर्तगाली बैठे हुए थे। इधर देखोगे मैप पे तो मलक्का स्टेट आपको दिखेगा, मलेशिया के आसपास, सिंगापुर के आसपास, पुर्तगाली वहाँ बैठे हुए थे, हॉर्मुज में, मलक्का स्टेट में, सब। तो तटवर्ती इलाकों में, श्रीलंका में और बर्मा में और मलेशिया वगैरह में, इंडोनेशिया वगैरह में व्यापारिक केंद्र, जब मॉडर्न इंडिया में आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा ही होगा, शुरुआती दौर में ये लोग व्यापारिक केंद्र ही तो परमिशन लेके एस्टैब्लिश करते थे। कहीं मौका मिला तो कब्जा भी करते थे, जैसे पुर्तगालियों ने गोवा पे कब्जा कर लिया 1510 ईस्वी में। उतना ही भर था इंडिया में उस समय, क्योंकि मजबूत सत्ता थी, चाहे मुगलों की सत्ता हो या क्षेत्रीय सत्ता रही हो। शिवाजी भी दौड़ाते बहुत थे इनको, अंग्रेजों को। शिवाजी के उत्तराधिकारी भी कम नहीं थे, ठीक। ऐसे करके मजबूत सत्ता थी, तो इतना आसान नहीं था। जब परिस्थितियां अनुकूल हुई, जब अंग्रेज दुनिया में सर्वोच्च हो गए 1750-60 तक आकर के, अब उसके बाद ही भारत को वो जीत पाए हैं, ठीक है। उसके बाद ही भारत को वो जीत पाए हैं। ये भी ऐसे श्रीलंका में, मॉरिशस में, इन सब जगहों पे भी इनके व्यापारिक केंद्र थे। जैसे अफ्रीका में, यहाँ जो केप कॉलोनी, सबसे नीचे वाला हिस्सा है, केप कॉलोनी कहते हैं इसको, दक्षिण अफ्रीका का, यहाँ हॉलैंड का कब्जा रहा है पहले। फिर लड़ करके पुर्तगालियों ने कुछ अपना व्यापारिक केंद्र थोड़ा बहुत बनाया। फिर अंग्रेजों ने, जब स्थिति मजबूत थी तो अंग्रेजों ने इसको हटाया, हॉलैंड वाले इधर इधर शिफ्ट कर गए, फिर अंग्रेजों ने इसको यहाँ यहाँ से हटाया, फिर इधर शिफ्ट कैसे करके,
धकेलते गए हॉलैंड वाले को, जिनको स्थानीय भाषा में बोअर कहते थे। बोअर युद्ध का नाम कभी सुना होगा मॉडर्न इंडिया में, ठीक है। जो हॉलैंड वाले रह गए थे उनको स्थानीय भाषा में खेती किसानी करते थे, बोअर कहते थे उनको। ऐसा नहीं जैसे मॉरिशस है, मॉरिशस पे पहले फ्रांसीसियों का कब्जा रहा है, तभी तो वेलेस्ली एक सेना तैयार कर रहा था कि मॉरिशस पे हमला करेंगे। कर्नाटक युद्ध में आपको याद होगा, ला बॉर्डी ने मॉरिशस से सेना लेकर तो आया था डुप्ले को मदद करने के लिए। पहला कर्नाटक युद्ध 46 से 48, सेंट थोमे का युद्ध, एक मद्रास, है ना, कर्नाटक वाली सब जो लड़ाई मैंने बताई थी, तब मॉरिशस किसके पास था? फ्रांसीसियों के पास था। मॉरिशस से वो सेना लेकर के गया था वो, ठीक है। ला बॉर्डी ने मद्रास भेज दिया था, वो सब कहानी याद आ जाएगी। लिखवाया नहीं था इतना, लिखवाया तो फिर काम की बात थी। आप आगे चल के अंग्रेज मॉरिशस पे कर लेंगे, तो शिफ्ट भी होता रहा है। श्रीलंका पे पुर्तगालियों का नियंत्रण था, थोड़े समय के हॉलैंड का दबदबा हुआ, फिर अंग्रेजों ने इसको निपटा दिया। ये सब फ्लो नहीं पढ़ना है हमें, कभी पढ़ रहे हैं, कुछ सामने आ गया तो जान लिए हम, कुछ कहीं क्यूरियोसिटी है तो गूगल कर लिए हम, ठीक है। यहाँ तो वैसे भी हिसाब से गूगल करोगे आप, ठीक है। इसमें बहुत काम की बात है नहीं तो क्या गूगल करोगे? हाँ, कुछ जानना हो तो करना गूगल। अब आप चीज़ें रहती हैं वहाँ पे, आप आसानी से उसको ट्रेस किताब की तुलना में, जस्ट अंडर फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो एशिया में, अब एशिया में व्यापार कैसा था इनका? एशिया में व्यापार में भी क्या करते थे, एकाधिकार चाहते थे। रास्ते में जितना मेजर मेजर व्यापारिक पोर्ट था, पुर्तगालियों ने पहले कब्जा कर रखा था। पुर्तगालियों को कमज़ोर किसने किया इस दौर में? तो हॉलैंड और अंग्रेजों ने कमज़ोर किया। फ्रांसीसी भी मैदान में कूद गए। 1500 से 1600 तो पुर्तगालियों का ही दबदबा था ना, वास्को डी गामा के बाद, हिंद महासागर के व्यापार पे। फिर उसको हॉलैंड और अंग्रेजों ने चुनौती, फिर व्यापार, फिर फ्रांसीसियों की लेट एंट्री होगी, फिर वो भी मैदान में कूदेंगे। मेन व्यापार है, और एशिया से व्यापार का भी मकसद है कपड़ा और मसाला, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो मलेशिया हो, चाहे वो भारत हो, ठीक। मेन मकसद है। थोड़ा बहुत चाय श्रीलंका से या चाइना से, मतलब चाय की खेती भी, रेशम कपड़ों में, तो ये सब मेन व्यापार था। यहाँ इनका वर्चस्व, उपनिवेश बहुत कम है पहले फेज में इनके। भारत में भी बंगाल ही तो उपनिवेश बन पाया ना इनका पहले फेज में, बाकी कोई उपनिवेश थोड़ी था। 18वीं सदी तक अंग्रेजों का मेन कब्जा तो बंगाल पे ही था। मैसूर पे भी कब्जा तो चौथे युद्ध 1799 में हुआ दक्षिण भारत पे। उपनिवेश पहले फेज में कम है, व्यापार है, आपस में इनकी लड़ाई है, ठीक है। और भारतीय व्यापारियों को या एशियाई व्यापारियों को डराकर, वो भी डरते थे। ये भारतीय शासकों से, एशियाई शासकों से भी डरते थे और डरा के भी रखते थे, क्योंकि आपको समुद्र में व्यापार करना, हम पैसा कमा के दे तो रहे हैं आपको, एक तो पैसा भी नहीं मिलेगा और व्यापार भी नहीं करने देंगे, इतने मजबूत थे उस समय। यदि कोई भी एशियाई, ईरानी शासक, भारतीय शासक, श्रीलंकाई या इंडोनेशियाई नौसैनिक क्षमता का विकास, इनसे मिलकर के हथियारों का आयात वगैरह सब तकनीक बुद्धि लगाया होता, तो वर्ड चेंज हो जाता गेम, ठीक है। नहीं कर पाए उस तरह से काम, तो चलता रहा। अब आपको याद होगा 1783 में ये पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया, और ये पूरा इलाका 1823 में, कुछ एक अपवाद रह जाएंगे इसमें, प्यूर्टो रिको और क्यूबा 1899 में स्वतंत्र होगा। बाकी लगभग सब हिस्सा 1823 तक स्वतंत्र हो जाएगा। तो आप देखोगे ये हिस्सा तो आज़ाद हो गया पूरा। अच्छा, इन पूरे हिस्सों की आज़ादी में कनाडा अंग्रेजों के नियंत्रण में रहेगा, बाकी सब हिस्सा आज़ाद हो जाएगा। इन हिस्सों की आज़ादी में अमेरिका की भी बड़ी भूमिका रही है। यहाँ की आज़ादी में अमेरिका ने भी काफ़ी सपोर्ट, एक तरह से अमेरिका का अप्रत्यक्ष वर्चस्व यहाँ पे स्थापित हो जाएगा। बट ये कब स्वतंत्र हो गए? जब अभी यूरोप में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी, ठीक। 1783 में ये निकल गया, 1823 में ये सब निकल गया। कब स्वतंत्र हुए? जब यूरोप में औद्योगिकरण की शुरुआत, ब्रिटेन इकलौता देश था जहां औद्योगिक राज था, बाकी जगह तो भी स्टार्ट ही हुआ था, बेल्जियम, हॉलैंड, फ्रांस। तो आप ये समझ लो कि यूरोपियन देशों का जो औद्योगिकरण होगा अभी ग्रेजुअली, ब्रिटेन के पास तो पर्याप्त बाजार है, अमेरिका ही उसका बाजार है, उसको कब्जा करने की जरूरत नहीं है। एक एक वर्ड होता है एकदम खूब संतुष्ट, अति संतुष्ट वाली स्थिति में है वो, मतलब उसे कुछ जरूरत, उत्पादन
वो बेचते बेचते थक जा रहा है, इतना उसकी डिमांड है, मतलब सप्लाई नहीं कर पा रहा है वो इस समय। जब दूसरे देशों में औद्योगिकरण होगा 1850, 60, 70 तक आते आते बाकियों की स्थिति मजबूत होगी, अमेरिका का औद्योगिकरण होगा, जापान का औद्योगिकरण होगा, है ना, जब इन सब देशों का भी औद्योगिकरण होगा, जर्मनी इटली का, तब ब्रिटेन के पास पर्याप्त बाजार हैं। फ्रांस तो उलझा ही हुआ, तो उसे बाजार का क्या करना था, अभी औद्योगिकरण चल रहा था उसका। तो फिर एक बार सब जागेंगे कि नहीं बाजार चाहिए हमें, कच्चा माल चाहिए। ये तो फ्री हो चुका है, इधर ऑलरेडी औद्योगिकरण इसका होने लगा 70 तक आते आते, ये अपना माल इधर बेचेगा। बाकी देशों में भी थोड़ा बहुत मशीनीकरण शुरू होगा। तब अब ये कहाँ जाएंगे, तो ये पूरी तरह से अफ्रीका पे और एशिया को धीरे धीरे अपने गिरफ्त में ले लेंगे। अफ्रीका और एशिया को ये लोग औद्योगिक उपनिवेशवाद का शिकार, भारत तो क्लासिकल एग्जाम्पल है। व्यापार के लिए भी भारत को उपनिवेश बनाया गया, फिर बाजार के लिए भी भारत को उपनिवेश बनाया गया, फिर निवेश के लिए भी भारत उपनिवेश। भारत तो उपनिवेशवाद का तीनों चरण का, दुनिया में उपनिवेशवाद का इतिहास पढ़ाया जाता है तो भारत का इतिहास बताया जाता है। देखो, समझना है उपनिवेशवाद तो भारत का इतिहास समझो, तीनों चरण में तो हम पढ़ चुके हैं पहले ही हम। तो बातें देखो, यदि ये उपनिवेश रह जाते हैं तो जरूरी नहीं कि भारत का उतना ही शोषण होता जितना बढ़ता ना, कुछ शोषण इधर भी होता। ये तो निकल लियो सबके सब, पूरा दबाव, मतलब इन सब। तो एक समझ है, कुछ कुछ बातें तो लिखवा देंगे, बट इस तरह की एक समझ है। एक बार आपको समझ बनी, फिर दोबारा इस तरह की क्लासेस को ना, रिकॉर्डेड क्लासेस को 15-20 मिनट जो समझाता हूँ 2-3 बार देख लीजिएगा, विजुअल एक इमेज बन जाएगा, फिर कठिनाई नहीं होती है। ऐसा हो रहा था क्यों, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है कि हाँ, अमेरिका की स्वतंत्रता का भी अफ्रीका एशिया पे दबाव बढ़ा जब औद्योगिकरण होगा तो। ठीक है, इससे पुराना नया साम्राज्यवाद सब कनेक्ट हो जाता है इसमें। तो पहला फेज में किसका कहाँ नियंत्रण है, जैसे अमेरिका पे, ये मैंने दिखा दिया आपको, बाकी सारी बातें भी हमने मोटी मोटी समझा दी आपको, लिखा ही देता हूँ केवल। अब अफ्रीका पे तो हमने कहा केवल तटवर्ती इलाके हैं अभी। अभी सेकंड फेज में देखेंगे अफ्रीका की कैसे बंटवारा किया जाएगा, है ना। इसी में लिखें आप अगला पॉइंट, अफ्रीका के बाद एशिया कर लें आप, एशिया। ठीक है, अफ्रीका की तरह अफ्रीका की तरह एशिया के तटवर्ती क्षेत्रों पे, एशिया के तटवर्ती क्षेत्रों पे साम्राज्यवादी शक्तियों ने, साम्राज्यवादी शक्तियों ने कुछ उपनिवेशों की स्थापना की। शक्तियों ने कुछ उपनिवेशों की स्थापना की, उपनिवेशों की स्थापना की, तथा व्यापारिक केंद्रों को भी, व्यापारिक केंद्रों की भी। देखिए आप, जैसे भारत में, भारत में जैसे भारत में पुर्तगाल, फ्रांस, हॉलैंड, ब्रिटेन इत्यादि के व्यापारिक केंद्र एवं उपनिवेश थे। ठीक है, जैसे पांडिचेरी फ्रांसीसियों के पास है, बॉम्बे कलकत्ता मद्रास अंग्रेजों के पास है, गोवा पुर्तगालियों के पास है। सब क्या छोटे छोटे व्यापारिक केंद्र हैं, उस तरह से कब्जा नहीं कर रखा है इन लोगों ने। जरूरत नहीं है ना व्यापार में, व्यापार के लिए तटवर्ती इलाकों पर ही नियंत्रण की जरूरत है। ये तो अमेरिका में खेती में उतर गए ना, ये अमेरिका में खेती में हाथ आजमाने लग गए हैं। जब अंदरूनी इलाकों पे कब्जा करेंगे तब तो खेती होगी। एशिया अफ्रीका में जब बाजार के लिए उतरेंगे तब अंदरूनी इलाकों में पैट बेचना है, जाके देखना पड़ेगा, है ना। समझ में आ रही बात।
उधर खेती में उतर गए तो अंदरूनी इलाकों में पैठ बना रहे हैं, वरना केवल व्यापार के लिए तटवर्ती इलाका काफी है अफ्रीका और एशिया का। हमने इसलिए एग्जाम्पल दिया आपको, देखो पांडिचेरी फ्रांसीसियों के पास, गोवा पुर्तगालियों के पास, बॉम्बे कलकत्ता मद्रास अंग्रेजों के पास समय के साथ आ गया था। आगे पढ़ेंगे मिडिवल इंडिया में हम लोग इसका कहाँ कब्जा था, तो एक एग्जाम्पल इंडिया का काफ़ी है उपनिवेशवाद में। ठीक, जितने टॉपिक में इंडिया का एग्जाम्पल है सबसे पहले वही एग्जाम्पल पकड़ना है आपको, उदाहरण खींचना है, पकड़ना है आपको, वो ज़्यादा आसान होगा हमेशा आपको लिखने में, बताने में, समझाने में। ठीक है, अब लिखें आप, तीसरा पॉइंट क्या था इसमें, व्यापार व शोषण की प्रकृति, समझा दिया आपको, बस केवल लिखना है। व्यापार एवं शोषण की प्रकृति, व्यापार एवं शोषण की प्रकृति। देखिए आपकी इस चरण में, इस चरण में व्यापार एवं शोषण के दृष्टिकोण से, शोषण के दृष्टिकोण से सर्वाधिक चर्चित था शोषण के दृष्टिकोण से सर्वाधिक चर्चित था यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच व्यापार। यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच व्यापार, पहला फेज का मेन आकर्षण यही है। और दूसरा बड़ा आकर्षण था भारत से या एशिया से मसालों का व्यापार। पहला फेज का मतलब ये दो ही आकर्षण, छोटे मोटे सब आलू प्याज टमाटर सबका व्यापार हो रहा है। ठीक है, लेकिन मेन आकर्षण यही है आपका। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें आप, यूरोप से, यूरोप से अफ्रीकी उपनिवेशों में, अफ्रीकी उपनिवेशों में बंदूक एवं शराब, बंदूक एवं शराब भेजे जाते थे। बंदूक एवं शराब भेजे जाते थे या बेचे जाते थे। ठीक है, देखिए अफ्रीका से, अफ्रीका से दासों को खरीद कर, अफ्रीका से दासों को खरीद कर अमेरिकी उपनिवेशों में बेचा जाता था। ठीक है, लिखें यूरोपीय व्यापारियों, इसी में लिखें यूरोपीय व्यापारियों एवं राज्य के आय का महत्वपूर्ण स्रोत था। यूरोपीय व्यापारियों एवं राज्य के आय का महत्वपूर्ण स्रोत था। ठीक, व्यापारियों एवं राज्य के आय का महत्वपूर्ण स्रोत था। अगला पॉइंट लिखें, साम्राज्यवादी देशों के द्वारा, साम्राज्यवादी देशों के द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों, साम्राज्यवादी देशों के द्वारा, देशों के द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों से विभिन्न प्रकार के करों की वसूली की जाती थी। और उत्पादों के आयात निर्यात पर नियंत्रण रखा जाता था।
उत्पादों के आयात निर्यात पर नियंत्रण रखा जाता था। ठीक है। जैसे ब्रिटेन के द्वारा अमेरिका पर, जैसे ब्रिटेन के द्वारा अमेरिका पर। अब आपको याद होगा ना, जैसे नौ परिवहन कानून, पूरा आयात निर्यात ब्रिटिश जहाज़ों पे होगा। कपास, तंबाकू, गन्ना आपको निर्यात करना पड़ेगा केवल ब्रिटेन को। ठीक है। कपड़े एवं लोहे के कोई भी उद्योग कारखाने आप नहीं लगाएंगे। वो सारे उदाहरण आप यहाँ दे सकते हैं। समझ में आ रही है बात? इसलिए हमने कहा व्यापार एवं शोषण की प्रकृति। ठीक है, वो सारे एग्जाम्पल आप यहाँ बता सकते हैं। तो ये तो हो गया इस ट्राइंगल का खेल। अगला पॉइंट लिखें। देखिए, एशिया के साथ मुख्यतः कपड़ों एवं मसालों के व्यापार पर एक अधिकार को लेकर यूरोपियन कंपनियों एवं राष्ट्रों के बीच प्रतिस्पर्धा थी। एकाधिकार को लेकर यूरोपियन कंपनियों एवं राष्ट्रों के बीच प्रतिस्पर्धा थी। राष्ट्रों के बीच प्रतिस्पर्धा थी। ठीक है, कंपनियों एवं राष्ट्रों के बीच। ये कहानी हम भारत में पढ़ चुके हैं पहले भी, और इसको कुछ लिखने एक्सपैंड करने की जरूरत है आपको। यहाँ भारत वाला एग्जाम्पल जो जो लेना होगा भारत से एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। अभी आगे भी पढ़ेंगे ना यूरोपियन कंपनियां हम लोग, तो भारत वाला एग्जाम्पल आ जाएगा आपका। तो पहला फेज का परिचय इस तरह से लेंगे हम लोग। क्यों शुरू हुआ उपनिवेशवाद, भौगोलिक खोज के बाद बाकी कारण बता दिए गए आपको। किसका कहाँ नियंत्रण था, एक उसकी समझ आपको दे दी गई। मेन अमेरिका की ही बात होती है केस में। किस प्रकार व्यापार और शोषण की प्रक्रिया इस दौर में चल रही थी, उसकी बात यहाँ हो गई। ठीक है, और अभी आप यूरोपियन कंपनियों के बारे में जब पढ़ेंगे ना मिडिवल इंडिया में, तो आपको इसके बारे में और भी जानकारी सब आ जाएगी, क्या क्या हो रहा था। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ हम यूज करेंगे। यह पहला फेज। कल हमने बताया था ये जो प्रक्रिया है 1800 तक आते आते एकदम मध्यम पड़ गई, शांत पड़ गई। उसका एक बहुत बड़ा कारण था नेपोलियन का राइज, और बहुत तेजी से, और स्पेन से लेकर के रूस तक उसने एकदम उत्पात मचा रखा था। ठीक है, तो सब देश नेपोलियन से बचने में बचाने में लग गए। तब फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के विचारों ने हर देश में उथल पुथल मचा दी, तो बाकी देश उन समस्याओं में भी लग गए। कैसे निपटा जाए, राजा डर रहा है। अब वो ब्राजील को देखे कि अपने राजतंत्र को देखे, राज परिवार को देखे। राज परिवार में लड़ाइयाँ आज भी होती हैं। एक उदयपुर की घटना भी देख रहे हैं, चर्चा में आई हुई। राज्याभिषेक हुआ है, उसको लेके विवाद हुआ है। ठीक है, परंपरा गई नहीं है अभी। ठीक है, चर्चा में आया, जो कि अच्छी बात नहीं है। उदयपुर बहुत अच्छा शहर है, बहुत लोग, मतलब दुनिया से बहुत लोग घूमने जाते हैं, भारत की तो बात छोड़िए आप। ठीक है, तो किसी भी तरह से इस तरह की लड़ाई का सड़कों पे आना मतलब कभी भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि उदयपुर एक, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, ये सब वो शहर हैं जो दुनिया के नक्शे पे भारत में टूरिज्म को लेकर के, भारत की तो बात होती तो चलो कोई बात नहीं, अपने अंदर की बात है। ठीक है, तो ये समझदारी तो दिखानी चाहिए ही राज परिवार के लोगों को भी, प्रशासन को भी। ठीक है, राज परिवार के लोगों को भी समझदारी दिखानी चाहिए। जो विवाद है घर में निपटाइए आप उसको। प्रशासन को भी रखना चाहिए था कि इस तरह से पत्थरबाजी और सब, ठीक है, रोड पे इस तरह का हंगामा जो हुआ है लगातार वहाँ पे, है ना, खबर आपने पता नहीं देखी नहीं देखी है। ठीक है, आपको जानकारी शायद नहीं होगी, ये तीन बड़े शहर हैं टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वेस्टर्न टूरिस्ट बड़ी संख्या में, यूरोपियन अमेरिकन वहाँ जाते हैं बड़ी संख्या में, इवन एशियन टूरिस्ट भी, इसराइल और तमाम देशों के लोग भी जाते हैं वहाँ। बहुत बड़ा हब है इस समय।
नॉर्थ इंडिया में टूरिज्म का आपका जो राजस्थान के 3 शहर हैं, गलत छवि जाएगी इससे। जो टूरिस्ट वहाँ होंगे वो क्या इमेज का मतलब परसेप्शन बनाएंगे, ठीक है, गलत छवि जाती है, इसका नुकसान होता है, लोग डर जाते हैं, मतलब ठीक है, नॉट गुड। तो हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड फेज की कि 18 ऐसा हुआ, उसके बाद हलचल शुरू हो गई, हलचल शुरू हो गई, ये सब अपनी समस्या में उलझ गए, उलझ गए। इधर आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, अमेरिका सपोर्ट कर ही रहा था, ये सब भी स्वतंत्र हो गए, ये अलग हो गए, ये अभी इधर ही उलझे हुए हैं। ब्रिटेन तो सुलझा हुआ है, उसको कोई समस्या नहीं, तो ब्रिटेन अपना स्मूथली विस्तार थोड़ा बहुत। भारत में देखो ना आप कैसे 1800 के बाद भी तो विस्तार जारी था ना, वेलेस्ली, ठीक है, तीसरा मराठा युद्ध है ना, बर्मा युद्ध है, मान लो भारत के बगल में ही तो है बर्मा, पहला युद्ध। ब्रिटेन अपना काम कर रहा, बाकी सब देश यूरोपीय समस्याओं में उलझे हुए हैं। 1800 तक आते आते पुराने तरीके का विस्तार रुक गया था, ठीक, 1800 तक आते आते पुराने तरीके का विस्तार रुक गया था, है ना। जब 70 तक आते आते यूरोप सेटल हो जाएगा राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के प्रश्न पे, और यूरोप के अधिकांश देशों में औद्योगिक पूंजीवाद भी स्थापित हो जाएगा। ये 70-80 साल लगा यूरोप को संक्रमण होने में, जो स्वतंत्र थे वहां लोकतंत्र को आने में, ठीक से, ब्रिटेन को छोड़ दीजिए आप, जो विभाजित थे वहां एकीकरण प्लस लोकतंत्र को आने में, जो किसी के अधीन थे उनकी आजादी में, जैसे दक्षिण पूर्वी यूरोप, और बाकी देशों में औद्योगिक विकास 70 तक आते आते सेटल हो गया। सेटल होने के बाद फिर एक बार फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ये तो पुराने वाले प्लेयर हैं, ब्रिटेन भी पुराना प्लेयर है, जर्मनी, इटली यूरोप में नया प्लेयर है, ठीक, ये आप कैसे हो गए, हॉलैंड भी पुराना प्लेयर है बट थक चुका है अब, फिर भी मान लीजिए आप 7 प्लेयर हो गए आपके यूरोप के, एक नया प्लेयर बहुत जल्दी आ गया जापान, 8वां प्लेयर, और एक अमेरिका आ जाएगा मैदान में, 9वां प्लेयर, ठीक। तो 1870 के बाद देखेंगे आप इस बार पुराने और नए प्लेयर मिलाकर के लगभग 1 दर्जन प्लेयर हैं। अब अमेरिका पे तो कब्जा की बात रही नहीं, अब तो बात खत्म हो चुकी है, अब जो है अफ्रीका और एशिया पे है, टूट पड़ेंगे, इसलिए इसको नया साम्राज्यवाद कहा जाता है। पुराना वाला स्थिर हो गया था, तो ये कॉन्सेप्ट कल भी समझाया था हमने, आज भी रिपीट किया, ठीक। अब आप लिखें साम्राज्यवाद दूसरा चरण, साम्राज्यवाद का द्वितीय चरण, साम्राज्यवाद का द्वितीय चरण, इसको कर लेंगे ब्रैकेट में नया साम्राज्यवाद भी, नौ भी कहा जाता है, नौ, नया साम्राज्यवाद 1870 से 1900, ठीक। कारण में हम 6-7 कारणों की बात करेंगे, उद्योग की फिर एक बार चर्चा होगी यहाँ पे, ठीक है, निवेश को लेकर बात करेंगे हम, सुरक्षा जैसा एक कारण यहाँ दिखेगा आपको, एक आक्रामक राष्ट्रवाद जैसा कारण दिखेगा आपको, सैद्धांतिक कारण भी यहाँ दिखेंगे, श्वेत व्यक्तियों पर भार, मिशनरियों का भी एक सहयोगी कारण के तौर पर उल्लेख आएगा, और परिस्थितियों का उल्लेख आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही बोर्ड पे रख दिया है, एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ, तब साथ साथ पॉइंट्स भी कर लीजिएगा। समझा ही चुका हूँ, औद्योगिकरण उसी पॉइंट को लिखना है आपको, लिखें आप, पहला लिखें आप औद्योगिकरण, पहला कारण लिखें आप औद्योगिकरण, लिखें आप औद्योगिकरण विशेषकर, औद्योगिकरण विशेषकर द्वितीय औद्योगिकरण के पश्चात, विशेषकर द्वितीय औद्योगिकरण के पश्चात औद्योगिकरण के पश्चात जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका
जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका इत्यादि देशों का भी औद्योगिक राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। औद्योगिक राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। लिखें, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम इत्यादि देशों का भी औद्योगिकरण हुआ। औद्योगिकरण हुआ। लिखें, इन सभी देशों को इन सभी देशों को बाजार एवं कच्चे माल के लिए इन सभी देशों को बाजार एवं कच्चे माल के लिए उपनिवेशों की आवश्यकता थी। उपनिवेशों की आवश्यकता थी। लिखें, एशिया एवं अफ्रीका के एवं अफ्रीका के जिन क्षेत्रों पर किसी राष्ट्र का नियंत्रण नहीं था, जिन क्षेत्रों पर किसी राष्ट्र का नियंत्रण नहीं था, उन पर नियंत्रण को लेकर प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई। उन पर नियंत्रण को लेकर प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई। ठीक है, उन पर नियंत्रण को लेकर प्रतिस्पर्धा प्रारंभ। तो सेकेंड फेज में जो अभी देखेंगे, हम उदाहरण लेके देखेंगे हम एशिया अफ्रीका का। तो पहला महत्वपूर्ण कारण क्या बना? औद्योगिकरण। इतने सारे प्लेयर भी आ गए हैं अब, तो ये भी एक अंतर होगा। पुराने में प्लेयर कम है, नए में प्लेयर ज़्यादा हैं। पुराने में जो भी प्लेयर हैं व्यापारिक हैं, नए में अब जो भी प्लेयर हैं वो औद्योगिक हैं। पुराना में अमेरिका भी था, नए में एशिया और अफ्रीका पे बल है। जैसे कभी पूछेगा पुराना और नया में अंतर, भी पढ़ते पढ़ते बहुत सारे अंतर दिखाई पड़ जाएंगे आपको। कल भी हमने समझाया था, बीच से अचानक से सवाल केवल समझ वाली पूछ लेंगे आपसे वो। तो जो हम पढ़ रहे हैं ना उसी में आपको बस इसलिए बीच बीच में समझाते रहते हैं या रिपीट करते रहते हैं आपको, उसी से आपको उत्तर 5 7 8 बातों को निकाल के बता देना। 3 अंतर तो अभी हो गए। नया क्यों कहते, चौथा अंतर मैं बता चुका हूँ। नया कहते क्यों है ये भी मैं कहानी बता चुका हूँ आपको। ठीक है, अभी आगे पढ़ते पढ़ते और भी अंतर दिखाई पड़ जाएंगे नया और पुराना में। नया और पुराना में क्या अंतर है, क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका तैयार हो जाएगा इसी के साथ, कारण के साथ साथ। हिस्ट्री ऑप्शनल में साम्राज्यवाद टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल इसी से पूछे गए हैं। 30 वर्षों का रेशियो निकालेंगे तो एक बार कारण और अफ्रीका को जोड़ करके जीएस में भी प्रश्न आ चुका है। ठीक, आप में से किसी स्टूडेंट ने जापान के औद्योगिकरण पे एक यूपीएससी में पूछे गए सवाल को मुझसे यहाँ रखा है। जब मैं आपको जापान पढ़ाऊंगा तो उत्तर मिल जाएगा इसका। ठीक, जब मैं आपको जापान पढ़ाऊंगा तो उत्तर आप ही को ढूंढ लेना है। मैं तो करा ही दूंगा, अभी भी करा दूंगा, तब भी करा दूंगा। ठीक है, बुद्धि इसीलिए दे रहा हूँ मैं आपको। समझ में आ रही है बात? कि 2 अंतर तो पकड़िए, 3 अंतर, कोई एक अंतर पकड़िए, 2 अंतर पकड़िए, 3 अंतर पकड़िए। कल कोई नया सिचुएशन होगा तो बुद्धि का फिर इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसीलिए समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है हम लोग। चलिए, पहला कारण हो गया हमारा। दूसरा लिखें आप, कारण नंबर 2 लिखें आप।
ठीक है, कि 1870 तक आते आते 1870 तक आते आते 70 तक आते आते लिखें कि औद्योगिक देशों के पास बड़ी मात्रा में पूंजी का संचय हो चुका था। पूंजी का संचय हो चुका था। हो चुका था। और उस पूंजी का निवेश ठीक है हो चुका था, और उस पूंजी का निवेश है ना, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उनके देशों में या आसपास के क्षेत्रों में उतना लाभदायक नहीं था। उतना लाभदायक नहीं था। देखें, उपनिवेशों में पूंजी का निवेश अधिक लाभदायक था। उपनिवेशों में पूंजी का निवेश अधिक लाभदायक था। अधिक लाभदायक था क्योंकि क्योंकि कच्चा माल, सस्ता श्रम, बाजार इत्यादि कच्चा माल, सस्ता श्रम, बाजार इत्यादि उपलब्ध थे। और राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग करके राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग करके राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग करके अधिक मुनाफा अर्जित किया जा सकता था। अधिक मुनाफा अर्जित किया जा सकता था। ठीक है। तो 70 से 14 के बीच में दूसरा महत्वपूर्ण कारण क्या है? पैसे का निवेश करके मुनाफा। ब्रिटेन थोड़ा पहले चल रहा है हर चीज़ में, तो ब्रिटेन यहाँ भी पहले, आपको याद होगा 50-60 तक अर्थव्यवस्था पे मंदी का प्रभाव था, उसके बाद ही अंग्रेजों ने भारत में निवेश करना प्रारंभ। वो तो रास्ता बताने वाला देश है बाकियों को, अब ऐसे करके और मुनाफा कमाओ। ब्रिटेन ने वो काम शुरू किया, बाकी सब देश उसके पीछे पीछे कि अब उपनिवेश ढूंढो, तब तो लगाएंगे पैसा। जहाँ कोई कच्चा माल हो उसमें पैसा लगाइए, कोई कहीं कोई रबड़ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, वो पैसा लगाना शुरू कर देंगे अफ्रीका में, एशिया में। ठीक है, तो इस तरह का एडवांटेज मिलेगा उनको, मतलब, है ना। सस्ता श्रम मिल जाएगा उनको, इससे भी मुनाफा बढ़ जाएगा। औद्योगिक देशों में अब क्या है, ट्रेड यूनियन बन गए हैं, एक्ट बन गए हैं, उनकी लागत तो बढ़ रही है, मुनाफा कम हो रहा है। मुनाफा बनाए रखने के लिए वहाँ लगाओ, प्लस विकास के नाम पे वहाँ से इतना पैसा लगाओ कि जैसे भारत में रेलवे से निवेश के नाम पे खूब कर वसूल लो, ये भी एक तरीका है। जब कब्जा होगा उस देश पे तभी तो हम सब मैनिपुलेट कर पाएंगे, तो इसलिए भी तो उपनिवेश चाहिए। तो इतना मुनाफा कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब किसी और के उपनिवेश में लगाओगे तो थोड़ी आपको इतना प्रॉफिट लेने देगा। कहीं मजबूत सरकार होगी तब भी आप प्रॉफिट नहीं ले पाओगे आप। ये अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाने के लिए आपको नियंत्रण करना जरूरी है। ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो सबसे आप पूछोगे ना, नौ साम्राज्यवाद का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, तो यही दो हैं। ठीक। अब क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, मान लो ये आपका यूके है, सपोज दैट, ठीक, और ये आपका फ्रांस है, ये भूमध्य सागर का इलाका हो गया, ये हमेशा की तरह अफ्रीका, और ये इजिप्ट हो गया आपका, मिस्र वाला एरिया हो गया आपका, यहाँ लगा लीजिए आप, भारत है आपका मौजूद है।
अभी क्या करेंगे ये लोग, जब नए नए क्षेत्रों को जीतना होगा ना, तो बहाना बनाएंगे। जैसे ब्रिटेन बार बार बोलेगा, क्योंकि ताकतवर है ही, वे देखो भारत जो है मेरा लाइफ लाइन है, और कोई भी लाइफ लाइन पे इतना हंसते क्यों हो तुम लोग? 12-15 लोग ही हंस रहे हैं, कुछ बच्चियां भी हंसी हैं उसमें, ठीक है ना। एकदम से लाइफ लाइन में तो हंसी आ गई बहुत तेज, है ना, लगता है ठीक है। मैं नॉर्मल बात बता रहा हूँ कि भाई जीवन रेखा है, ठीक है, ठीक है, आप भी नॉर्मल हंस रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। तो किसी भी तरह की संभावित खतरा को ब्रिटेन टॉलरेट नहीं करेगा। उसकी प्रायोरिटी में क्या था कि इधर यदि कोई मजबूत राष्ट्र बैठ गया तो भारत के लिए खतरा हो सकता है अफ्रीका में। और 1869 में जब स्वेज नहर शुरू हो गया था, तो ब्रिटेन चाहता था कि यहाँ पे तो उसका नियंत्रण बना ही रहे किसी न किसी रूप में। जब आप देखेंगे बर्लिन कांग्रेस, आपको याद है 1878, वो नव साम्राज्यवाद का चरण चल रहा है वो। तो ब्रिटेन जो साइप्रस में यहाँ बैठा था, बेसिकली भूमध्य सागर के मुहाने पे बैठा था कि नहीं, मुझे अपना मार्ग सुरक्षित, और यही दौर है जब पूरी तरह से वो इजिप्ट को भी हड़प लेगा। और यही दौर है जब आप देखोगे ठीक से यमन, ओमान, इन सब को भी मतलब कंट्रोल उसका है, पूरी तरह से गिरफ्त में ले लेगा, कि इस रास्ते पे किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होना चाहिए। बोला कि भाई भारत की सुरक्षा के नाम पे, लाइफ लाइन के नाम पे, ठीक है। अब फ्रांस के लिए क्या था, जैसे मान लो फ्रांस है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था उसका अल्जीरिया। बोलेगा कि भाई आसपास के देश पे कोई भी कब्जा करेगा तो मेरे लिए ठीक नहीं है। कि जितनी रेखा खींची हमने उतने देश थे उसके पास। आपको लग रहा हो क्या एक रेखा, एक, हाँ सब ट्यूनिसिया, मोरक्को, बहुत सारे नाम हैं, नाम ऊपर नीचे होते रहते हैं। चैड है, ठीक है ना, गुयना वगैरह करके भी एक, गुयना तो बहुत सारा उसमें, यहाँ पे भी है, आइवरी कोस्ट वगैरह करके है, ठीक है ना। बुर्किना फासो है, वेरी गुड, छोटा सा एक देश है बुर्किना फासो, है ना। ये सब इलाका आपका जो है, ट्यूनिसिया तो खैर है ही यहाँ पे, जिसको लेकर एक बड़ा विवाद हुआ था। तो फ्रांस ने बोला कि भाई अल्जीरिया को सुरक्षित रखना है। ये दोनों पुराने प्लेयर थे, तो दोनों ने अपना अपना नियम, पहले से इनका बेस था तो नियम बना लिया इन्होंने अपना। मुझे भारत को सुरक्षित रखना, तो मुझे अल्जीरिया को सुरक्षित रखना। बाकियों के पास कुछ ऐसा था नहीं, अमेरिका ने पहले ही नियम बना लिया था, दक्षिण अमेरिका की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा नहीं, है, कोई भी आंख उठा के देखने की जरूरत नहीं करेगा। 1823 में ही नियम बना दिया था। मैं अभी अभी इसी टॉपिक में पढ़ाऊंगा, अमेरिका एज ए इंपीरियलिस्ट राष्ट्र, जापान एज ए साम्राज्यवादी देश, इंपीरियलिस्ट नेशन। जो मेजर प्लेयर उभरे हैं उनका परिचय भी अलग से होगा थोड़ा सा। तो अभी क्या कारण है, कोई भी कब्जा कर रहा है तो क्यों, तो ये नियम तो केवल इनके पास, चूंकि इनके पास उपनिवेश ज्यादा, बाकियों के पास तो है ही नहीं, तो नियम कहाँ लागू होता है। नियम भी ताकत बनाते हैं, ठीक। तो दूसरी बात आप देखेंगे यहाँ पे, तीसरा पॉइंट है सुरक्षा को लेकर के, जी समझा रहा था मैं आपको। देखिए आप जरा इसको लिखे कि मुख्य उपनिवेशों की सुरक्षा को केंद्र में रखकर, मुख्य उपनिवेशों की सुरक्षा को केंद्र में रखकर मुख्य उपनिवेशों की सुरक्षा को केंद्र में रखकर, ठीक है, उपनिवेशों की सुरक्षा को केंद्र में रखकर ब्रिटेन एवं फ्रांस ने साम्राज्य का विस्तार किया। जैसे अल्जीरिया, जैसे अल्जीरिया की सुरक्षा के नाम पर, अल्जीरिया की सुरक्षा के नाम पर फ्रांस ने
फ्रांस ने आसपास के राष्ट्रों पर नियंत्रण स्थापित किया। आसपास के राष्ट्रों पर नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, इसमें लिख लेंगे आप, जैसे ट्यूनीसिया, मोरक्को इत्यादि। ट्यूनीसिया, मोरक्को इत्यादि। ट्यूनीसिया, मोरक्को इत्यादि, अभी बहुत सारे राष्ट्र हैं, दो तीन एग्जाम्पल ऐसे रख रहे हैं हम लोग, है ना। देखिए, इसी प्रकार भारत की सुरक्षा के नाम पर भारत की सुरक्षा के नाम पर ब्रिटेन ने साइप्रस, मिस्र इत्यादि देशों पर नियंत्रण स्थापित किया। साइप्रस, मिस्र इत्यादि देशों पर नियंत्रण स्थापित। ठीक है, साइप्रस, मिस्र इत्यादि देशों पर नियंत्रण स्थापित किया भारत की सुरक्षा के नाम पर। ठीक, तो और भी लास्ट हैं, इंटरेस्ट है, बस थोड़ा बहुत एग्जाम्पल हमें रखना होता है कि ये मतलब मेन कारण नहीं है, सहयोगी कारण हो गया ना, कि भाई ये हमारा इंपॉर्टेंट कॉलोनी है, इसको हम, ठीक है। ऐसे ही उग्र राष्ट्रवाद अगला पॉइंट है। अभी जैसे क्या था कि उस समय जिनके पास उपनिवेश हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत सम्मान की नजरों से देखा जाता था। जो जो औद्योगिक देश हैं उनके पास उपनिवेश नहीं तो उनकी वैल्यू नहीं थी। अच्छा, अपने राष्ट्र में भी उन राष्ट्रों की प्रतिष्ठा ज्यादा थी जिन्होंने उपनिवेश, अपनी जनता के नजर में भी। जिनके पास पहले से है उनकी तो वैल्यू अलग है। जैसे ब्रिटेन, प्रायः यही वो दौर है जब ब्रिटेन कहता था कि हमारा सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। ये वही दौर है। इसी दौर में उसने कहना शुरू किया, इन बातों को रखना शुरू किया। बाकियों को लगता था ब्रिटेन का सूर्य अस्त नहीं होता था, हमारे यहाँ सूर्य तो मुश्किल से उदय हो पा रहा है। ठीक है, जर्मनी कहता था थोड़ी कुछ जगह दे दो हमें भी सूर्य के नीचे। जर्मनी भी कहता था सूर्य के नीचे थोड़ी जगह हमें भी दे दो, जब तुम्हारे पास इतनी जगह है तो छोड़ दो कुछ हमारे लिए भी। कहता था कि नहीं, छोड़ेंगे तो नहीं हम। तो प्रतिष्ठा से जो अब, फिर जब नए राष्ट्र कहीं पे अटेम्प्ट लेते थे तो पुराने राष्ट्र क्या करते थे, पीछे ढकेल देते थे। किसी नए क्षेत्र में जा रहे हैं तो पहले से उनका बेस तो बना ही हुआ है, तो कुछ न कुछ करके वो नए राष्ट्रों को पीछे की तरफ। इसमें सबसे ज्यादा तकलीफ किसी को हो रही तो जर्मनी, जापान और इटली को हो रही है। जर्मनी और इटली को तो बहुत ज्यादा। ठीक, तो वो चाह करके भी उपनिवेश स्थापित, थोड़ा बिस्मार्क ने उस तरह का काम भी नहीं किया था। समय रहते वो काम कर लेता, फ्रांस जब कमजोर था तो कुछ उपनिवेश मिल जाते हैं उसको भी। बुद्धि लगाई नहीं उसने उस समय, बिस्मार्क ने। ठीक, तो ये, तो यहाँ पे क्या था, अब उपनिवेशों की स्थापना को सम्मान से, प्रतिष्ठा से, गौरव से जोड़कर देखा जा रहा है। तो राष्ट्रवाद एक तरफ हमने क्या देखा, लोकतंत्र की स्थापना में सहयोगी रहा। राष्ट्रवाद राष्ट्रों के एकीकरण में सहयोगी रहा। राष्ट्रवाद राष्ट्रों की आजादी में सहयोगी रहा। राष्ट्रवाद अब साम्राज्यवाद का रूप, राष्ट्रवाद के स्वरूप भी बदलते रहे हैं। राष्ट्रवाद फ्रांस में लोकतंत्र को लेकर आया, ब्रिटेन में लोकतंत्र को लेकर आया। दक्षिण यूरोप में राष्ट्रवाद राष्ट्रों की आजादी का पैगाम लेकर आया। इटली, जर्मनी में एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया राष्ट्रवाद। बालकन क्षेत्र में राष्ट्रवाद 1912-13 में आपको याद होगा साम्राज्यवाद का रूप धारण कर रहा है। इस समय भी देखोगे आप, यूरोप का राष्ट्रवाद जो है साम्राज्यवाद का रूप विकृत हो रहा है, उसका रूप। ऐसे तो विकृत पहली बार नेपोलियन नहीं किया था राष्ट्रवाद को, भावनाओं को उभार कर पूरे यूरोप पे उसने शासन, वे फ्रांस को एक सैनिक राष्ट्र में परिवर्तित कर दिया था। जब हम लोग इस तरह की बात अचानक से बीच में रुक के करते, देखो उदाहरण, सबने कहा था ना थोड़ा आगे चलेंगे तो उदाहरण पीछे से खूब लेंगे हम, तो ऐसे प्रश्नों की संभावना आपकी ज्यादा रहती है ओपन, जिसमें आप कुछ सोच के लिख सकें। उसमें बहुत गहन अध्ययन की जरूरत नहीं है, और नई और पुरानी दोनों एनसीईआरटी इस बेस पे लिखे गए हैं। जब आप नया एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे तो अब आपको समझ में आएगा
बहुत सारी बातें, ठीक है, पूरा इसी थीम पे लिखा गया है चैप्टर, ठीक है। नहीं एनसीईआरटी में कभी कभी पढ़ेंगे तो आप देखोगे तो अच्छा इस थीम पे लिखा जा रहा है, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आप टॉपिक पढ़ चुके हो ना, उदाहरण देख रहे हो आप कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे बात हो रही है। तो आपसे जीएस में ना जनरल प्रश्न की अधिक से अधिक संभावना है, अधिक से अधिक, जहाँ आपको बहुत स्पेसिफिक पढ़ने की जरूरत ना पड़े, सामान्य समझ के आधार पर चीज़ों को आप लिख दें, लिखा भी रहता है इंस्ट्रक्शन में। इसलिए मैं हर बार कहता हूँ कि बहुत तथ्यात्मक सवाल विश्व इतिहास में तो भूल ही जाओ, तथ्यात्मक ही भूल जाओ आप विश्व इतिहास में तो, ठीक है। अब पूरे क्वेश्चन को उठा के भी देख लो अब तक का पैटर्न, 18वीं सदी और उससे आगे ही पूछा गया है, नंबर एक। तथ्यात्मक नहीं पूछे जा रहे हैं, नंबर दो। तथ्य की जरूरत, इसका कहाँ नियंत्रण है, ये कॉन्सेप्ट से भी बात बन जाती है ना, दो चीज़ों का। अब पता चला 18वीं सदी से पहले हम 20 घंटा पढ़ ले रहे हैं इतिहास, विश्व इतिहास, कभी कभी पुनर्जागरण चल रहा है, पता है तो 6 दिन 3 दिन 4 दिन पुनर्जागरण ही पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि मैं अब ऑप्शनल का शिक्षक हूँ, मैंने खुद भी बहुत पढ़ाया है, ठीक है। पुनर्जागरण की यहाँ कुछ जरूरत ही नहीं है, या धर्म सुधार की उतनी जरूरत ही नहीं है, सिलेबस ही नहीं कह रहा है। जितनी जरूरत है उतनी बातें आपको समझाई गई थी। अभी तो हमने कहा था कि लगभग 50 घंटे के आसपास आपका आराम से सिलेबस का मेजर पार्ट कवर हो जाता है। इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, आप उसको एक्सटेंड करेंगे तो और भी लंबा हो जाता है वो। कोई भी टॉपिक, बाल्कन क्षेत्र तो 4-5 घंटे चलते ही रहते हैं। ऑप्शनल में सब टॉपिक तो पढ़ाने की हैबिट रही ही है, छोड़ दिया है, लेकिन वो ध्यान तो है ही ना, सब कैसे कैसे पढ़ते पढ़ाते थे, सारी बातें याद तो आ ही जाती हैं पढ़ाने के दौरान, ठीक है। तो एग्जाम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग समझना कि मुझे इसको ऐसे पढ़ना है, ये बहुत जरूरी है। पूरे इंटायर सिलेबस की बात करें हम लोग, मतलब और दूसरे तीसरे सब्जेक्ट की भी बात कर रहे हैं, हमेशा पढ़ते जाइए, आंख कान खुला रखिए, जो आपको समझाया जा रहा है आपको आगे भी कुछ ना कुछ आप एडजस्टमेंट करेंगे, आप कहीं पे आप बढ़ाएंगे, कहीं पे आप घटाएंगे। ये खुला रखना है हमेशा कि हमें सिलेबस को समझते, और पेपर पढ़ने से, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया 18वीं सदी और नॉन फैक्चुअल क्वेश्चन ही विश्व इतिहास, एक छोटा सा एनालिसिस कर दिया हमने एक लाइन में। आप इस स्थिति में हैं कि अब आप इसको समझ सकते हैं और थोड़ा और समझ जाएंगे बेहतर। 15 साल का क्वेश्चन 14 साल का उठा के देखें आप, आपको रियलाइज होगा हाँ सर ने एक लाइन में दो बातें समझाई, क्यों, सिलेबस वैसा ही कह रहा है, एकदम जो कह रहा है उसको पकड़ के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो 20-30 घंटे हम एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगा सकते हैं इसमें, वो बच जा रहा है हमारा टाइम, वो भी एक्स्ट्रा बच रहा है, एक्स्ट्रा रीडिंग भी बच रही है हमारे टाइम, टाइम सेव भी होता है हमारा, ताकि उसका इस्तेमाल कहीं और करें हम लोग। तो चौथा कारण जो है आपका, ये राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है, जो मैंने भी अब समझाया, 4-5 लाइन में इसको लिखवा देते हैं, लिखिए आप जरा, लिखें कि नौ साम्राज्यवादी चरण में, नौ साम्राज्यवादी चरण में साम्राज्य विस्तार के प्रश्न को प्रतिष्ठा एवं गौरव के साथ भी देखा जाने लगा। साम्राज्य विस्तार के प्रश्न को प्रतिष्ठा एवं गौरव के साथ भी जोड़ कर देखा जाने लगा। ठीक है, विशेषकर नए औद्योगिक राष्ट्रों, नए औद्योगिक राष्ट्रों के लिए यह ज्यादा महत्व रखता था। ज्यादा महत्व रखता था, देखें, इटली, जर्मनी, इत्यादि राष्ट्रों को
उपनिवेशों की स्थापना में जब अपेक्षित सफलता नहीं मिलती थी, उपनिवेशों की स्थापना में जब अपेक्षित सफलता नहीं मिलती थी, नहीं मिलती थी, नहीं मिलती थी, तब भी इन राष्ट्रों में इन राष्ट्रों में असंतोष का स्वर उभरता था, असंतोष का स्वर उभरता था, और साम्राज्य विस्तार के लिए अधिक आक्रामक होकर प्रयास करते थे, और साम्राज्य विस्तार के लिए अधिक आक्रामक होकर प्रयास करते थे। ये भी आपको उदाहरण में दिख जाएगा जब हम पढ़ेंगे तो। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम्पल से दिख जाएगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। 5वां नंबर पे लिखे, अगला पॉइंट है सिद्धांत को लेकर के। लिखें कि इस चरण में साम्राज्य विस्तार को साम्राज्य विस्तार को न्यायोचित ठहराने के लिए, न्यायोचित, जस्टिफाइड ठहराने के लिए सिद्धांतों का सहारा भी लिया गया। ठहराने के लिए सिद्धांतों का सहारा भी लिया गया। ठीक है, सिद्धांतों का सहारा भी लिया गया। देखिए आप, जैसे ब्रिटेन में ब्रिटेन में ब्रिटेन में श्वेत व्यक्तियों पर भार, ब्रिटेन में श्वेत व्यक्तियों पर भार का सिद्धांत लोकप्रिय हुआ। श्वेत व्यक्तियों पर भार का सिद्धांत लोकप्रिय हुआ। वहीं फ्रांस में वहीं फ्रांस में मिशन सिविलाइजेशन का सिद्धांत वहीं फ्रांस में मिशन सिविलाइजेशन का सिद्धांत मिशन सिविलाइजेशन का सिद्धांत तथा जर्मनी में संस्कृति के प्रसार संस्कृति के प्रसार का सिद्धांत गढ़ा गया। संस्कृति के प्रसार का सिद्धांत गढ़ा गया। ठीक है, सिद्धांत गढ़ा गया। इसी में लिखेंगे आप, इन सिद्धांतों के प्रभाव में आकर प्रभाव में आकर सैनिक अधिकारियों एवं प्रशासकों ने अफ्रीका एवं एशिया में साम्राज्य विस्तार को आगे बढ़ाया। साम्राज्य विस्तार को आगे बढ़ाया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे अधिकारी थे। मान लो
70 से 14 के बीच में भारत में लिटन है, याद है? लिटन, कर्जन है, दो तो कम से कम आक्रामक नीति अपना ही रहे हैं भारत में, लिटन और कर्जन। तो लिटन और कर्जन, रिपन भी हैं, लैंसडाउन भी हैं, डफरिन भी है, सब है मान लो इस समय। बट लिटन और कर्जन की चर्चा तो विशेष तौर पे होती है। तो ये किस दौर में भारत के गवर्नर जनरल हैं? नौ साम्राज्यवादी चरण में। इनकी नीतियों पर आपको नौ साम्राज्यवाद का इम्पैक्ट भी, छोटी सी एक बात यहां फिर ऐड हो गई, हमने मॉडर्न इंडिया के क्लास में कहीं भी नौ साम्राज्यवाद की चर्चा नहीं की, जरूरत नहीं थी वहां पे चर्चा करने की। अभी जब रेलिवेंट टाइम आया तो हमने बस इस पॉइंट को कहा, इसको ऐसे भी आप देखोगे एक बार, नौ साम्राज्यवाद का इम्पैक्ट, तो कुछ ना कुछ आपको, अब उनमें श्वेत व्यक्तियों पर भार, इसका मतलब क्या? हम श्रेष्ठ हैं। ब्रिटेन क्या कर रहा है? 19 वर्ष अधिक सिविल सेवा के भारतीयों को मत दो क्योंकि हम श्रेष्ठ हैं। कहीं ना कहीं वो इससे भी तो प्रभावित है। अंग्रेजों को शस्त्र रखने का अधिकार है क्योंकि वो श्रेष्ठ हैं, भारतीयों को वो अधिकार, समझ में आ रही है बात? यदि हम इस बात को, हम लिटन की नीतियों को थोड़ा इधर से घुमा के देख लें हम, तो ये वाला पॉइंट भी उस पर लागू हो जाता है। ठीक है? तो विश्व इतिहास मॉडर्न इंडिया के पैरेलल चलता रहेगा। ऐसे ही जब चाहें उधर की घटना को कहीं पे भी रुक के केवल सोचिए इस समय भारत में क्या हो रहा था। मॉडर्न इंडिया के राइटिंग में थीम, उपनिवेशवाद के 3 चरण और वैश्विक परिस्थितियां। ठीक, 3 चरण बहुत जरूरी होता है ताकि ब्रिटेन की परिस्थितियों के आधार पर आप राइटिंग करें। थीम, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं हम, विश्व इतिहास की घटना, कोई भी टॉपिक को आप उत्तर लिखेंगे, आप देखेंगे आप इस पे ही, और भारत की परिस्थितियां, इस पे ही बात हो जाती है। ऐसे बैठ के देखेंगे आप, पढ़ तो रहे थे हम लोग घटना दर घटना, बट इसमें कहीं ना कहीं ये सब काम करता रहे। सिद्धांत के बाद लिखे अब आप मिशनरियों की भूमिका। मिशनरियों की भूमिका, लिखे आप मिशनरियों की भूमिका। ठीक है? ठीक है आपकी साम्राज्य विस्तार में, साम्राज्य विस्तार में ईसाई मिशनरियों, ईसाई मिशनरियों की भी सहयोगी भूमिका रही है। ईसाई मिशनरियों की भी सहयोगी भूमिका रही है। ठीक है? ठीक है, प्रायः मिशनरियां नए नए क्षेत्रों एवं दुर्गम क्षेत्रों में, मिशनरियां नए नए क्षेत्रों एवं दुर्गम क्षेत्रों में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से जाती थी। साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से जाती थी और वहां की परिस्थितियों से, वहां की परिस्थितियों से व्यापारियों एवं व्यापारियों एवं शासकों को अवगत कराती थी। व्यापारियों एवं शासकों को अवगत कराती थी। ठीक है? जाती थी और वहाँ के व्यापारियों एवं शासकों से अवगत कराती थी। करेक्ट? पता चलता था क्या संसाधन है, क्या संभावना है, यदि ऐसा लगा तो फिर वो आगे बढ़कर उसमें, जैसे कि लिविंगस्टोन करके एक पादरी थे, वो दक्षिण अफ्रीका के अंदरूनी इलाकों में जाने वाले पहले पादरी में हैं। कांगो वाले क्षेत्र में चले गए थे, उनके एक मित्र थे स्टेनले।
स्टेनली तो लौट गए उनके साथ कुछ दूर जा करके, ऐसा था। फिर देखिए कि भाई अभी तक लौटा नहीं है, उसके बारे में जानकारी लेते लेते पहुंचे, देखिए कांगो में पूरी तरह से वहाँ के लोगों की सेवा में वो सच्चे भाव से। बट स्टेनली को लगा कि यहाँ तो कमाई की बड़ी संभावना है, वो गया और बेल्जियम के शासक को बोला पैसा लगाओगे तुम, ठीक है। तो जो बेल्जियम तो मतलब दिखता भी नहीं है नक्शे पे, ग्लोबल मैप पे बेल्जियम को बताना होता तो नंबर देके, 1 नंबर पे बेल्जियम, 2 नंबर पे ऐसे, ठीक है। और उसने कई गुना बड़ा कांगो पे नियंत्रण वहां के शासक ने स्थापित। ऑब्वियसली ब्रिटेन का आशीर्वाद तो था ही उसके ऊपर, बाबा का आशीर्वाद था, बाबा के बिना काम कहाँ चलता है, ठीक है। बाबा का आशीर्वाद था। बट अब ऐसे के एग्जाम्पल है, कभी कभी क्या होता है, कोई धर्म प्रचार कर रहे हैं, जैसे फ्रांसीसी पादरी और चीनी लोगों में कहीं झड़प हो गई, एक आधा कोई मारा गया, फ्रांस ने चीन को धमकाया। ऐसे ही कुछ जर्मन पादरी चीन में मारे गए हैं, तो जर्मनी ने बमबारी शुरू कर दी संघाई पे और किसी किसी क्षेत्र पे, तुम क्षेत्र दो, मुआवजा दो हमें, ठीक है। इस तरह की बात हो रही है। तो ऐसे उदाहरण हैं साम्राज्यवाद पे। जैसे 10th क्लास वाली जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो पहला चैप्टर, 10वीं क्लास की एनसीईआरटी जो ओल्ड एनसीईआरटी सभ्यता की कहानी है ना, बहुत विस्तार से 12-15 पेज में बताया गया है, उसमें सारी किस्से का जितना है। गूगल तो है ही आपके लिए एग्जाम्पल, अदरवाइज आपको पढ़ने की इच्छा हो तो वहां से आप उसको टॉपिक को एक एक रीडिंग ऐसे कहीं कहीं से बोलता रहता हूँ मैं आपको। राष्ट्रवाद के लिए नई एनसीईआरटी में पूरा थीम दिया हुआ है, 9th में 10th में किसी में देखिएगा, साम्राज्यवाद का पूरा एक चैप्टर ही जिसमें सारी कहानियां उसमें है मेंशन। लग जाएगा, पढ़ेंगे उसको 5-6 घंटे टाइम, 7 घंटे लग जाएगा, इतना डिटेल में दिया हुआ है उसमें, सब मैप वैप के साथ। तो आप, महत्वपूर्ण टॉपिक है, दुनिया को समझ रहे हैं बेसिकली। कुछ कुछ टॉपिक तो ऐसा होता है कि सवाल से परे भी तो है, समझ तो बन रही कि कैसे कैसे दुनिया का सिस्टम बना है ना। हर टॉपिक का मतलब ये नहीं कि सवाल ही आ रहे हैं, उससे थोड़ा समझ इससे भी बन रही है हमारी, हम जिस दौर में हैं आज दे दो सब, ठीक है। तो इसी में एक और एग्जांपल लिख लें। देखिए कहीं कहीं मिशनरियों और स्थानीय लोगों में, कहीं कहीं मिशनरियों स्थानीय लोगों में टकराव को आधार बनाते हुए भी, टकराव को आधार बनाते हुए भी साम्राज्य का विस्तार किया गया। जैसे चीन में जर्मनी एवं फ्रांस के द्वारा, जैसे चीन में जर्मनी एवं फ्रांस के द्वारा। अभी एक एग्जाम्पल दिया आपको हमने लिविंग स्टोन का, कॉन्गो को लेकर के, है ना, वो भी इसी का एग्जाम्पल है ना। तो ऐसे उदाहरण देखेंगे आपको। मिशनरियों को क्यों प्रमोट किया गया था, आपको याद है 13 का चार्टर एक्ट। वहां जहां भी जाएंगे वो, एक तो ब्रिटिश कल्चर का प्रसार करेंगे वो लोग अच्छे ग्राहक साबित होंगे, और यदि धर्म अपना लेंगे तो लंबे समय तक अंग्रेजों का साम्राज्य चलेगा। मिशनरी तो वो या तो सेवा भाव से जा रहे हैं या धर्मांतरण के उद्देश्य से जा रहे हैं। क्लियर होता है, धर्म प्रचारक का कुछ अच्छे वाले भी होते हैं, सबको एक तराजी में तो कभी नहीं तोल सकते हम लोग, है ना। मानवीय तरीके से काम सच में करते हैं, और बाकी के पीछे एक उद्देश्य होता है उनका, अपना निहित स्वार्थ होता है उनका। नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप, एशिया एवं अफ्रीका की परिस्थितियां, एशिया एवं अफ्रीका की परिस्थितियां। एशिया एवं अफ्रीका की, वही सेम कारण चल रहा है, अगला कारण है। देखें कि एशिया एवं अफ्रीका को उपनिवेश बनाया गया, इसके लिए, उपनिवेश बनाया गया इसके लिए
इसके लिए इन महादेशों की परिस्थितियां भी उत्तरदायी थीं। इन महादेशों की परिस्थितियां भी उत्तरदायी थीं। देखिए, जैसे सैनिक एवं तकनीकी पिछड़ापन, सैनिक एवं तकनीकी पिछड़ापन, पिछड़ापन, कौमा, देखेंगे आप, राजनीतिक एकता की कमी, राजनीतिक एकता की कमी, कौमा, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, अपेक्षाकृत कमजोर सरकार या कमजोर राजनीतिक व्यवस्था, कमजोर राजनीतिक व्यवस्था, इत्यादि कर दीजिए आप। अफ्रीका में तो था कि जनजातीय समाज में बहुत ज़्यादा बटे हुए थे, वो व्यवस्था जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी। भारत में तो थी भी व्यवस्था। सारे पॉइंट्स की सूची है, अंग्रेजों ने भारत को क्यों जीता, ये सारे पॉइंट भारत पे भी लागू हो जाएंगे। तो ठीक है, बाकी सब ठीक था, लेकिन वो जीत पा रहे हैं उसके लिए बहुत हद तक यहाँ की परिस्थितियां भी उत्तरदायी, पिछड़ापन भी उत्तरदायी, उन्होंने उसका फायदा उठाया। ठीक है, तो नौ साम्राज्य, आप देखो पहले चरण में भी हमने क्या बताया, एशिया एवं अफ्रीका की कमजोर परिस्थितियां, वहां भी हमने लिखवाया आपको, फर्स्ट फेज में भी, या अमेरिका की कमजोर परिस्थितियां, है ना। तो नौ साम्राज्यवाद के लिए कौन कौन से प्रमुख कारण उत्तरदायी थे? पहला, कौन कौन से प्रमुख कारण उत्तरदायी थे? ठीक है, पहला पॉइंट आप देखेंगे, क्लियर सभी को। दूसरा पॉइंट निवेश को लेकर के, तीसरा सुरक्षा को लेकर, चौथा आक्रामक राष्ट्रवाद, पांचवा सिद्धांत को बनाया गया, छठे नंबर पे हमने पॉइंट मिशनरियों की बात की, सहयोगी भूमिका, और सातवें नंबर पे, अब जैसे सीधे सवाल का कॉन्सेप्ट वही है, नौ साम्राज्यवाद के लिए उत्तरदायी कारणों को बताएं, या आर्थिक परिस्थितियां किस सीमा तक नौ साम्राज्यवाद के लिए उत्तरदायी थे। नौ साम्राज्यवाद के लिए केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक परिस्थितियां भी उत्तरदायी। तो ऐसे ही घुमा के इसी में वो उलट पलट करके सवाल आपसे पूछते रहेंगे। कारणों में जैसे हिस्ट्री में कैसे पूछा जाता है, तो ये कारण, कोई दो कारण, समग्रता में, ठीक है, जो तरीका बताया है वही मेथड लागू होगा। इंपॉर्टेंट बहुत है ये वाला हिस्सा, है ना। एक सवाल यूपीएससी में पूछा गया है, क्या कारण था कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में घटी थी? इसका उत्तर तो क्लियर है सभी को। इंग्लैंड में सर्वप्रथम क्यों हुई थी? क्योंकि कृषि का सर्वाधिक विकास इंग्लैंड में हुआ 18वीं सदी में। ठीक, जनसंख्या का सर्वाधिक वृद्धि वहां देखी गई, परिवहन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव सबसे पहले वहां, व्यापारिक क्रांति का सर्वाधिक लाभ उसे मिला, राजनीतिक रूप से बाकी देशों की तुलना में अलग था, बैंकिंग ढांचा काफी विकसित था, प्राकृतिक संसाधन थे उसके पास, समाज यूरोपीय देशों की तुलना में थोड़ा डिफरेंट था, विकास का जो पैमाना था, तकनीकी विकास भी सर्वाधिक वहां पे हुए। औद्योगिकरण के दौरान वहां के लोगों की जीवन गुणवत्ता होगा, गुणवत्ता की चर्चा कीजिए। वहां के लोगों की जीवन की गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी लिविंग स्टैंडर्ड पे, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे। सामाजिक प्रभाव याद है आपको? सामाजिक प्रभाव में ही मोटे तौर पे कुछ कुछ बातें हमने, आप उसको लिख दीजिएगा। तीन हिस्से में पूछा गया है यूपीएससी में सवाल ये, भारत में वर्तमान जीवन गुणवत्ता के साथ वह किस प्रकार तुलनीय है। ठीक, भारत में वर्तमान जीवन जब पूछा गया 2-4 साल पहले मान लो, ठीक है ना, अभी पूछा गया मान लो, तो उस वहाँ किस प्रकार तुलनीय है उनकी जो जीवन की गुणवत्ता थी, और उन परिस्थितियों का और आज जो भारत की परिस्थितियां, उसे कैसे उसकी तुलना। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या है कि अब इसकी पढ़ाई हो सकती है क्या, अलग से कोई किताब नोट्स तो नहीं बन सकता है। अब आपको बुद्धि लगानी है कि औद्योगिकरण के साथ क्या क्या परिस्थितियां वहां पे
ठीक है, तो आप बताओगे कि दोनों अच्छी बुरी परिस्थितियां भारत में भी हम औद्योगिकरण के साथ, ठीक है, यहाँ पे भी सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव है, दोनों तरह की बातें होंगी यहाँ पे भी, ठीक है, जब तुलना करेंगे हम तो, है ना। ये एकदम से कहते हैं ना एक्सटेम्पोर, आपको बस सोचना है और प्रेजेंट करना है। क्या आपको अभी लग रहा है जब खूब धुआंधार प्रैक्टिस करेंगे ना आप, जैसे धुआंधार जलप्रपात है जबलपुर में, ठीक है, जब खूब जबरदस्त वाली प्रैक्टिस करेंगे आप तो आदत पड़ जाएगी, कोई भी क्वेश्चन है अच्छा लाओ इसको लिख देता हूँ, लिख देती हूँ भी होगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस होगी और आप, बस वो दौर प्रैक्टिस का है केवल, कि आप प्रैक्टिस कब क्लासेस से फ्री होकर के और कब प्रैक्टिस में अपने आप को झोंकते हैं पूरी तरह से। हमने अभी वाली कठिनाई आपको समझाई है, क्योंकि जैसे आज अभी थॉट इस पे बनाएंगे, कल नई टॉपिक आ जाएगा। अभी इस थॉट पे आपने अपने आप को राइटिंग में कन्वर्ट किया ही, तब तक नया टॉपिक आपके सिर पे, तो आप उसको याद करिए। क्लास के साथ ना जैसे प्रश्नों को समझना, थोड़ा लिखना, तभी मैं कहता हूँ क्लास नोट्स को घर पे रोज कम से कम 2-3 पेज लिखने का मतलब क्या हुआ, लेवल 1 का सवाल अब कभी भी लिख देंगे। पहले दिन हमने समझाया था आपको, एक फॉर्मूला था, किसी भी सब्जेक्ट में रोज लिखो घर पे, तो लिखने की स्थिति में ऐसे ही आ जाओगे आप, ठीक है। तो जब अच्छी प्रैक्टिस करोगे ना तो आप, सिचुएशन आपको मिलेंगे, आप टेस्ट मेंस का टेस्ट सीरीज वगैरह ऐसा होता है, आप पेपर वगैरह देखोगे जहाँ आपको ऐसे सिचुएशन मिलेंगे, आपको बुद्धि लगानी है, आपको कुछ ना कुछ थॉट्स कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करते हैं हर स्टूडेंट, वहाँ जाके कोई खाली नहीं छोड़ता है। एक सवाल था जो मैंने कहा था कि इसकी चर्चा भी, जापान में विलंब से औद्योगिक क्रांति में कुछ ऐसे कारक थे जो पश्चिमी देशों के अनुभव से बिल्कुल अलग थे। जापान का औद्योगिकरण होगा 1870 से 1900 के बीच में। तो पश्चिमी देशों के अनुभव, यानी आपको ध्यान में केवल ब्रिटेन रखना है, अनुभव से जापान का औद्योगिकरण अलग था, विलंब से शुरू हुआ। तो पहला तो यही हुआ कि जापान का औद्योगिकरण 70 से 1900 के बीच में हुआ, और पश्चिमी देशों में औद्योगिकरण आप देखोगे आप, तो 1760-70 के दशक में शुरू हो गया, 1820-30 तक आते आते पश्चिमी देश जो है औद्योगिक राष्ट्र के रूप में जाने जाने लगे थे। पश्चिमी देशों में किसी का भी औद्योगिकरण हुआ कि बेल्जियम को छोड़ दो, सबके पास उपनिवेश थे, जापान के पास कोई उपनिवेश नहीं था। ऐसे हम लोग देखेंगे, बात करें हम लोग तो, है ना, पश्चिमी देशों को औद्योगिकरण में उपनिवेशों से अच्छी खासी पूंजी मिली, जापान के पास इसकी कोई संभावना ही नहीं थी। थोड़ा जापान जानोगे तब तो तुलना करोगे ना, ये जापान क्या था नहीं था, समझ में आ गई बात। इसीलिए मैं कह रहा था आपको कि 3 बातें तो अभी हो गई ना, ऐसे जापान जानते जानते 6-7 बात आप लिखने की स्थिति में आ जाओगे, ठीक है। अच्छा, ये तब आया था जब टॉप 10 में भी लोगों को 75-80 नंबर आए थे, बस 250 में, ये तब सवाल आया था। जो टॉप 100 में, टॉप 10 में जो क्वालिफाई किए थे, किसी को 100 नंबर नहीं आया था उस साल, ये मुझे याद है, 250 में, ठीक। हिस्ट्री से बहुत सवाल पूछे गए थे, 10-12 सवाल पूछे गए थे, उसमें 25 क्वेश्चन लिखने थे जी इसमें, ठीक है, 10-12 क्वेश्चन थे हिस्ट्री से, और विश्व इतिहास के चारों क्वेश्चन एकदम धुआंधार थे, ठीक, धुआं उड़ाने वाला क्वेश्चन, कान से, नाक से, आंख से, सब जगह से धुआं, ठीक है। क्वेश्चन को देख के लिए क्या पूछ दिया वाली बात आ रही थी, जबकि कॉमन सेंस अप्लाई करना था, पढ़ना नहीं था इसमें। 2-3 रीजन वैसे बता दिया, बट आप जापान समझते समझते, इसलिए पूरी कोशिश करना कि हम जानते हैं, कोई भी सवाल आए तो ये मन में लाना ही मत कि नहीं जानते हैं, उसको जोड़ने की आदत। हम लोग अभी सारे सवालों पे बात कर लेंगे, एक आइडिया होगा, और ऐसे 10-5 सिचुएशन और फेस कर लोगे और अच्छे मजबूत हो जाओगे मानसिक तौर पे। वी उपनिवेशीकरण क्या है, डीकोलोनाइजेशन क्या है, ये सिलेबस में पढ़ना भी है हमें। वी उपनिवेशीकरण, उपनिवेशों की स्वतंत्र होने की प्रक्रिया, जैसे भारत कैसे स्वतंत्र हुआ, 40 से 47, 45 से 47 की घटनाएं याद है आपको, 45 की परिस्थितियां, अब पुरानी शक्तियां महाशक्ति नहीं बल्कि अमेरिका और यूएसएसआर हो गया, ब्रिटेन फ्रांस की हालत बहुत खस्ता है, उत्थान की जरूरत है, राष्ट्रवाद चरम पे है, ठीक है, उस सिचुएशन से बताया था मैंने आपको, वो सब व्यू उपनिवेशीकरण के कारण में आते हैं। अब इतने सारे राष्ट्रों को गुलाम बनाया गया, तो हम उस राष्ट्र में क्या क्या हुआ ये तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम कौन थीम पढ़ रहे हैं,
ऐसे भी उपनिवेशीकरण का हम थीम पढ़ेंगे कि कैसे आज़ादी मिली, और उस प्रोसेस में कोई ध्यान खींचने वाली बात होगी तो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। एक राष्ट्र की आज़ादी की पढ़ाई पढ़ने में हम लोग को 90-92 घंटे लग गए अपनी आज़ादी की लड़ाई पढ़ने में, और ऐसे ऐसे 150-200 राष्ट्र की आज़ादी की लड़ाई पढ़ेंगे हम लोग। समझ में आ रही है बात? तो व्यू उपनिवेशीकरण है राष्ट्रों के स्वतंत्र होने की, खूब अच्छे से 3-2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा आपका ये। क्या भारत ने किसी देश को उपनिवेश नहीं बनाया? तौबा तौबा तौबा। लाहौल विला कुवत है, ये क्या मतलब? ठीक है, सोच कैसे सकते हो कि भारत उपनिवेश किसी को बनाएगा? भारत तो एकदम मानवता में, सहिष्णुता में, समानता में, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने में, अखंडता का सम्मान करने में, समानता के स्तर पे संबंध रखने में, सब में विश्वास करता है। ये बात स्वप्न में भी नहीं आनी चाहिए। ठीक, औद्योगिक क्रांति तो क्लियर है ना सभी को, उत्पादन का तरीका बदल गया। व्यापारिक क्रांति भी क्लियर है ना सभी को, पहले व्यापार क्षेत्रीय स्तर पे होते थे, अब सुदूर समुद्र पारी है। पहले मात्रा कम, अब मात्रा ज्यादा। पहले बैंकिंग नहीं थे, अब बैंकिंग आ गई। पहले उन्नत जहाज नहीं थे, अब उन्नत जहाज आ गए। ये तो कॉपी में ही लिखाया हुआ है, औद्योगिक क्रांति और व्यापारिक क्रांति। ठीक है, आप कॉपी देख लीजिएगा, वैसे एक बार बता दिया। वाणिज्यिक क्रांति जो वर्ड होता है वो व्यापारिक क्रांति को ही वाणिज्यिक कह दीजिए आप। वैसे कॉमर्स क्या होता है? व्यापार से संबंधित सभी गतिविधियों को कॉमर्स कहते हैं। परिवहन भी कॉमर्स का पार्ट हो जाता है, स्टोरेज भी कॉमर्स का पार्ट हो जाता है। व्यापार में तो केवल वस्तुओं की बात करते हैं, यानी व्यापार से रिलेटेड टोटल एक्टिविटीज। जब मैं व्यापारिक क्रांति आपको बता रहा हूं तो मैं कह रहा हूं उन्नत बंदरगाह मैंने लिख पाया, तो वो कॉमर्स का भी पार्ट हो गया। हमने कहा उन्नत परिवहन, तो कॉमर्स का पार्ट हो गया। हम कहते हैं ना ट्रेड एंड कॉमर्स, एक वर्ड, व्यापार एवं वाणिज्य वर्ड यूज करते हैं। ठीक, तो उससे रिलेटेड सारी एक्टिविटीज कंसर्न, या बैंकिंग सिस्टम हो, पैसा हो, उससे रिलेटेड सबको कॉमर्स ब्रॉडली कहा जाता है। और सिनोनिमस के रूप में व्यापार वाणिज्य हम दोनों इस्तेमाल करते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो वैसे ही लिखाया था आपको, है ना। और अभी हम लोग कल क्या करेंगे, कल उदाहरण देखेंगे एशिया और अफ्रीका में किसने कहाँ कब्जा जमाया। तो आपको क्या करना है, एशिया का मैप और अफ्रीका का मैप एकदम दिमाग में छपा के आना है। ठीक, पूरा छपा हुआ होना चाहिए ताकि हम जब बात करें तो आपको समझ में आए ये कहाँ है। ठीक है, चलिए, एशिया और अफ्रीका। थैंक यू एवरीवन। हाउ इज द जॉय? तुम लोग नहीं हो क्या क्लास में? हो ना? हाउ इज द जॉस? बहुत बढ़िया। और ऐसे ही पढ़ते जोश में, पढ़ते सकारात्मक तरीके से चलते जाना है, चलते जाना, हम लोग का रुकना नहीं है। विश्व इतिहास पढ़ सकते हैं तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, आप समझ लीजिएगा आप। ठीक, अपना अपना पीठ थपथपा लीजिए आप लोग। ठीक है, अपना अपना, पड़ोसी का नहीं, अपना अपना। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं फिर।